नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं, विजय त्रिवेदी जी पहुंच चुके हैं, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। प्रोफेसर संगीत रागी जी प्रोग्राम में आने वाले हैं। आज कई सारी हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज है। शिवसेना टूटी कि नहीं टूटी, शिवसेना यूबीटी माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे की सांसद टूटे या नहीं टूटे, सपा यानी अखिलेश यादव की पार्टी टूटेगी क्या, इसकी बात भी, ममता बनर्जी की सिक्योरिटी क्यों हटी, ममता बनर्जी की पार्टी का हेडक्वार्टर क्यों छिना, ये सारी खबरें भी होंगी। और राज्यसभा का चुनाव भी होने वाला है, आज जब वोटिंग चल रही है तो उसमें क्या निकलेगा, खासतौर पर झारखंड की सीट पर सबकी नजर है। जेएमएम कांग्रेस निकालेंगी 2 सीट या बीजेपी जितवाएगी अपने प्रत्याशी को, अपने जिसने समर्थित प्रत्याशी को। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। इंटरनेशनल खबरों में बड़ी खबरें हैं। एमओयू साइन हो गया ईरान और अमेरिका के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की कल मीटिंग हुई, उसमें क्या निकला वो भी। लेकिन कहानी कुर्सी की शुरुआत करेंगे उद्धव ठाकरे की पार्टी पर आए दूसरे बड़े संकट की खबर के साथ। उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट अब कंफर्म हो गई है। आज संसद भवन में उद्धव गुट ने अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई थी और बाकायदा कहा था हमने व्हिप जारी की हुई है। इस बैठक में वो 6 बागी सांसद नहीं पहुंचे जिनके बारे में हम कल से आपको बता रहे हैं। इस बैठक में उद्धव ठाकरे के 3 समर्थक सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे, ये लोग पहुंचे। साथ में संजय राउत भी थे, वो राज्यसभा के हैं, लेकिन तो 9 में से यही 3 सांसद उसमें आए, बाकी 6 नहीं पहुंचे। मतलब बाकी 6 ने व्हिप का उल्लंघन किया। इसका मतलब यह है कि उनका मन पक्का हो चुका है। दूसरी तरफ बैठक के बाद अनिल देसाई ने यह कहा भी कि बैठक में नहीं आने वाले बागी सांसदों को शो कॉज नोटिस हम लोग भेज रहे हैं। और उधर 6 बागी सांसदों ने अपने अलग संसदीय गुट बना लिया है और अपने फैसले की जानकारी उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दे भी दी है। जिन 6 सांसदों ने उद्धव सेना से अलग होकर अपना गुट बनाया है उनके नाम आपको बता दें। ये परभणी से संजय यादव हैं, यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख हैं, मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल हैं। इन्हीं के नाम की चर्चा चल रही थी। ये 2 माइंड्स में है, ये आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये नहीं आए। अगर इनमें से एक भी और सांसद पहुंच जाता तो 9 में 4 हो जाते, 2/3 चाहिए टूट के लिए। तो अगर वहां 5 रह जाते तो ये काम नहीं कर सकते थे ये बागी सांसद, लेकिन 6 के 6 नहीं आए। संजय दीना पाटिल भी नहीं आए। शिरडी से सांसद भाऊ साहब वाकचौरे, हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल और उस्मानाबाद से सांसद हैं ओम राजे निंबालकर। इनके ऊपर भी सवाल चल रहा था ये भी आएंगे कि नहीं आएंगे। और अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे ये मीटिंग में आए और संजय राउत ने कहा कि जो सांसद नहीं आए हैं वो बेईमान हैं, वो गद्दार हैं। और मैं आपको जरा मीटिंग में पहुंचे जो सांसद थे उनकी एक बार बात सुनवा देता हूं, फिर क्या चल रहा है पीछे, किसकी किससे मीटिंग हुई, वो सारी कहानी आपको बताएंगे। सुनिए। आपको वो मिला भी और इसके कोई कारण भी आपने बताया नहीं कि अगर आप आने वाले हैं नहीं आने वाले उसका कोई मीनिंग, तो आपका एब्सेंस इस तरह से देखा जाता है। तुम्हाला अपेक्षा होती देसाई साहेब शेवटपर्यंत येतील म्हणून, पण आता उद्धव साहेबांशी काय बोलणं झालं का? उद्धव साहेबांशी काय बोलणं, उद्धव साहेबांशी बैठकीत काय बोलणं झालं? नोटिस देंगे क्या आप? नोटिस जो लोग आपको वो मिला भी और इसके कोई कारण भी आपने बताया नहीं। ऑडियो क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें ये दावा यही कर रहे थे अनिल देसाई कि जो लोग नहीं आए उनको हम लोग शो कॉज नोटिस जो है वो देने वाले हैं। प्रोफेसर साहब भी आ गए स्टूडियो में, सर स्वागत है आपका भी। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो 6 सांसद हैं, इन्होंने जब अलग होने का फैसला किया, ये खबर मैं पढ़ रहा था, तो इन्होंने 4 पन्नों का एक रेजोल्यूशन भी पास किया। उसमें बड़ी मजेदार बात कही है इन्होंने कि हम अलग क्यों हो रहे हैं। ये कह रहे हैं हम अलग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी को कांग्रेस में मिलाने की तैयारी की जा रही है। मतलब उद्धव ठाकरे पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर देंगे, और हम इसलिए शिवसेना में कभी शामिल नहीं हुए थे कि एक दिन कांग्रेस पार्टी में हम जाएंगे और कांग्रेस के नेता हमारे लीडर होंगे। ये भूमिका उन्होंने ली है। इसकी वजह क्या है? संजय राउत के बयान को इन्होंने बेस बनाया है कि संजय राउत ने कहा था सारी छोटी पार्टियां मिल जाओ जाके कांग्रेस में, तो उन्होंने कहा ये तो हमारी पार्टी मिला देंगे एक दिन, तो हमको इस गुट में नहीं रहना, इस पार्टी में नहीं रहना। तो ये बात उन्होंने कही है। एक क्लैरिटी अभी और आना बाकी है। अभी जानकारी ये भी चल रही है कि आ रही है कि ये लोग शायद सीधे शिंदे सेना में मर्ज हो रहे हैं। अभी एक अलग गुट बनाने की मांग की है, ऐसी भी खबरें चल रही हैं। ये तो जब स्पीकर के हाथों पहुंची वो चिट्ठी आ जाएगी तभी पता चलेगा कि उसमें मांग क्या की गई है। तो लेकिन फिलहाल अभी आपने देखा नहीं पहुंचे 9 में से 6। बताएं सर। तय हो गया था ये, जिस तरीके से परसों से पूरा जो डेवलपमेंट हुआ, कल जिस तरह से संजय राउत ने पत्रकार वार्ता रही और जिस भाषा का संजय राउत ने प्रयोग किया था पत्रकार वार्ता में लाइव, और कहा था इसको एडिट मत करना, ये बता रहा था कि लगभग तय है कि 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे के फ़ोन उठाना बंद कर दिया है और संदेश चला गया कि भाई अब हम आपसे अलग, रास्ते हमारे हो गए और हम एक नाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना में मिलने जा रहे हैं।
आज उन्होंने बैठक बुलाई अपने कानूनी दौपेच के लिए कि व्हिप जारी किया, आज वो नहीं पहुंचे। हालांकि इस व्हिप का कोई मतलब नहीं सर, ऐसी मीटिंग में थोड़ी व्हिप चलता बिल्कुल है। कोई मतलब नहीं उसका, लेकिन ठीक है, उन्होंने अपनी कोशिश की बचाने की, अंतिम समय तक जो भी इसके लीगल हो सकते हैं उसने कोशिश की, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। अब ये तय है कि ये 6 लोग हैं, ये शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ मिलेंगे। तो 6 लोग टूट गए, ये पक्का हो गया, कंफर्म हो गया। अब जाएंगे ये शिंदे सेना में 100% उसी में जा रहे हैं, बिल्कुल शिंदे सेना में जाने वाले, इसमें कोई दो राय चिट्ठी नहीं है। पहुंच गई स्पीकर को, और पहुंच गई चिट्ठी, और कल शायद 19 तारीख को शिवसेना का स्थापना दिवस है, और कल ये मुझे लगता है बंबई में शिवसेना में शामिल होने ये जो पाटिल साहब, संजय दीना पाटिल, इनकी और निम्बालकर जी, इनके बारे में मैं सुन रहा था कि ये लोग शायद फोन नहीं उठा रहे थे, दोनों ही तरफ के फोन नहीं उठा रहे थे। संजय दीना पाटिल ये कंफर्म करना चाहते थे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को हराकर लोकसभा में आए थे, तो उनको ये कहना था कि भाई मैं अगर एकनाथ शिंदे के साथ जाऊंगा और सीट तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो मुझे एकनाथ शिंदे वहां से चुनाव कैसे लड़वाएंगे। उसके बाद उन्हें कहा गया देवेंद्र फडणवीस से बात करवाएगी, और देवेंद्र फडणवीस उनसे कहा कि आप परेशान मत होइए, आपकी व्यवस्था मैं सुनिश्चित करूंगा। तो देवेंद्र फडणवीस का कंफर्मेशन मिलने के बाद दीना पाटिल ने तय किया कि मैं एकनाथ शिंदे के साथ जाऊंगा। और रामराजे निम्बालकर की जो बात चल रही है, उनके फादर का जब मर्डर हुआ था तो कहा गया था कि वो मामला पुराना है, फाइनेंशियली भी बहुत साउंड आदमी है, लेकिन क्षेत्र को देखते हुए चले गए। वो बात चल रही थी अदालत के केस वाली, हाँ, इनके हम निपटा देंगे केस। हाँ, इन्हीं के बात को लेकर चल रही थी, ये दावा लेकिन किया इसका था असर देखिए, कल वो पार्टी टूटी, लेकिन डर दूसरी पार्टियों को भी लग रहा है। महाराष्ट्र के शरद पवार साहब रात को 2:30 बजे उठ गए नींद से, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वैसे उनको नींद नहीं आती। कल सो के 2:30 बजे उठे, वो 2:30 बजे उठ के चिल्लाने लगे कि सांसद गए। तो सुप्रिया सुले आई, बारामती के सांसद, बोले कोई सांसद नहीं गया, सब आपके साथ है। बोले नहीं, मैंने सपना देखा कि सारे सांसद चले गए मेरे। उन्होंने कहा आराम से सोइए, अभी आपके साथ है। सपना भी बताते हैं लोग, लेकिन समीर चौहान जी को ये समझिए आप। लेकिन आप देखिए, जो सुबह का सपना कहा जाता है कि वो सुबह का सपना कभी गलत नहीं होता। आ रहा हूं तो सुबह सपना देखा है। विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं, वो पार्लियामेंट में एक लाइन तो बनता है। हाँ, बोलिए। समीर चौगांवकर ही जब व्यक्त करते हैं अपनी बातों को ना, तो लगता है लाइव हम देख रहे हैं। दर्शक ऐसे ही हुआ होगा, झटके से आप उठे होंगे, सोचिए ना, सपना शरद देखे, पवार जी उठ करके नींद से जागे होंगे, पानी पिया तो होगा, मैंने जो सुप्रिया की आई। लाजवाब। अच्छा, विजय लक्ष्मी जुड़ गई, हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी पार्लियामेंट में ही है, और वो सुबह से नजर रखे हुए हैं कि कौन लोग पहुंचे कौन नहीं पहुंचे। 9 में 6 नहीं आए इस मीटिंग में विजय लक्ष्मी, टूट कंफर्म हो गई। अब ये 6 लोग अलग जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सौरभ, ये 6 लोग अलग राह पकड़ रहे हैं, इसमें कोई चाहे आज ये जो बैठक थी, इसमें 3 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के सांसद पहुंचे, और ये खेमा कह रहा है कि शो कॉज नोटिस देंगे, 7 दिन का समय देंगे। लेकिन अब ये कंफर्मेशन जरूर हो गया कि शिवसेना जो है वो टूट हो गई है, 6 सांसद जो है वो बागी हो गए। हालांकि संजय राउत ने जरूर कहा कि 2 सांसद जो है वो उनके साथ भी नहीं है, हमारे साथ भी नहीं है, हमारा उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सब कहने भर की बातें हैं। उद्धव गुट में जो है ये फूट हो गई है, और 6 सांसद जो है अब शिंदे सेना में जो है शामिल। हालांकि इस तरह की खबरें कि स्पीकर को उन्होंने अपनी चिट्ठी सौंप दी है। हालांकि दूसरा खेमा तैयारी कर रहा है कि अब लीगल राह अपनाई जाए। दूसरे खेमे को लगता है कि इस बार जनता माफ नहीं करेगी, और पब्लिक में जाना इन तमाम सांसदों को जो है वो बेहद मुश्किल होगा। और यही बात जब मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने यही कहा कि इस बार जनता जो है माफ नहीं करेगी, और इस बार की टूट के बाद जो है तो टूट कंफर्म हो गई। विजय, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही एक्चुअली, बहुत शुक्रिया आपका। विजय लक्ष्मी कह रही हैं वो पार्लियामेंट में थी, यही 3 सांसद लोकसभा के और 1 पहुंचे राज्यसभा के संजय राउत, तो टूट तो गए सांसद। गाली तो कल संजय राउत जी दे ही चुके थे, तो उससे ज्यादा आज पार्टी उनकी कर क्या सकती है। लेकिन अब इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये लोग शायद अब शिंदे सेना की राह पकड़ेंगे। जी त्रिपाठी जी, कल काम आधा रह गया था, आज कंफर्म हो गया। नहीं, इसमें देखिए भ्रम तो था ही नहीं, और कहते हैं ना कि इतना टूट फूट पहले भी होती थी, तोड़ फोड़ पहले भी होती थी, लेकिन एक चीज अगर कहेंगे तो वो इस समय ही हो रही है, सुव्यवस्थित, सुविचारित, और पहले से ही तय है कि कितना, कैसे, कब, कहां करना है। इतना सुविचारित और सुव्यवस्थित नहीं होता था। होती थी टूट, बड़ी हड़बड़ी में होती थी, बहुत कुछ ऐसा। अब सब कुछ तय रहता, तो इनके हिस्से कहां जाना है, इनको शिवसेना से शिवसेना में ही जाना है, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहे। और उसके पीछे शायद रणनीति भी यही है, और एक तरह से कहें कि कॉन्फिडेंस है कि एकनाथ शिंदे कहीं और नहीं जाने वाले हैं। कम से कम अमित शाह को तो ये भरोसा होगा, भले देवेंद्र फडणवीस। ये अलग गुट, सेपरेट ग्रुप जैसा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे ऐसा कुछ होता भी नहीं। ऐसा तो ऐसी कोई अब तो व्यवस्था भी नहीं रह गई ना, जिस तरह के जो कानून शिंदे जी की 6 सांसद शिंदे जी की पार्टी में जाएंगे, मर्ज करेंगे। ठीक है, अब आप जो कह रहे थे इतना सुव्यवस्थित, सुविचारित, ये पहले नहीं होता था। नहीं, बिल्कुल नहीं होता था, ऐसा कहां हो पाता। तो ये लक्ष्य के किसी एक लक्ष्य के लिए हो रहा है ना, तो वो मिशन 360 के लिए हो रहा है सर। ये क्यों सर, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। याद है आपको उस दिन जब उद्धव ठाकरे जी ने 4 सांसदों के साथ एक बैठक की थी,
जब आप कह रहे थे कि ये अलग सांसद है, मैंने कहा ये तो उद्धव ठाकरे जी ने कन्फर्म किया कि पार्टी में टूट हो रही है। जब उनकी पार्टी की बैठक में ही 4 लोग आए थे तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया था कि भाई 5 लोग तो नहीं है। तो उद्धव ठाकरे जी ने घोषणा की थी, आप उनका क्रेडिट किसी और को देना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। तो वो 6 लोग टूट गए और जो भी लक्ष्य हो, अब वो शिवसेना से एक रियल शिवसेना में आ रहे हैं, यूबीटी शिवसेना से रियल शिवसेना में आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसको मान्यता दे रखी है। लीगल प्रोसेस से इस तरह काम हो रहा। कानून और नैतिकता 2 अलग अलग चीजें हो गई हैं। और अब कानून की बात हो रही, कानून की बात होनी चाहिए। नैतिकता तो मतलब एक वैसे भी परसेप्शन की बात है। नैतिकता कोई ऐसा तो सॉलिड ग्राउंड कुछ है नहीं, तो कानून के हिसाब से चल रहा है। और लोकसभा अध्यक्ष बैठे हैं, वो भी कानून के आधार पर ही करते हैं, नैतिकता के आधार पर तो फैसला करते नहीं है। मैं आपको एक संजय राउत का बयान सुनाऊंगा, लेकिन वो सुनाऊंगा यूपी की खबर बताने के बाद, क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं वो केवल महाराष्ट्र के सेंस में नहीं है। हालांकि दर्द उनको अपनी पार्टी टूटने का हुआ होगा, लेकिन वो बात लार्जर पर्सपेक्टिव में की गई, तो वो बात सुनो। कपिल सिब्बल जी का मैं ट्वीट बता देता हूं आपको। बहुत अच्छी बात नहीं समझता मैं ऐसा जो कुछ हो रहा है। मैं कपिल सिब्बल जी का ट्वीट इसलिए पढ़ रहा हूं आपके लिए, क्योंकि एक तो कानून के जानकार भी हैं। आपने कहा जो हो रहा है कानून सम्मत है भाई, कानून ने व्यवस्था दी हुई है ये संविधान ने कि आप ऐसे चाहो तो जाके दूसरी पार्टी में मिल जाओ, वही किया जा रहा है। अब कपिल सिब्बल जी लिख रहे हैं, वाई इलेक्शंस, चुनाव क्यों? पार्टी सिंबल पे जीत कर पार्लियामेंट पहुंचो। यू डिड नॉट गेट इलेक्टेड ऑन दैट सिंबल। क्या उस सिंबल पर नहीं जीते तुम? नो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैन परमिट दिस। संवैधानिक कानून का कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी नियम जो है इसकी इजाजत नहीं देता। इमोरल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ओवर टू कोर्ट, कोर्ट देके। तो क्या है इसमें, क्योंकि मैं जब बात करनी चाहिए ना मेरे, वो कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? अब देखिए, वकील तो वही हैं, लेकिन हमें तो पिछले 4 दिन से हम लोग कह रहे हैं ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो सच्चाई है वो सबके सामने है। महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन खोदा था, और उनके साथ अभिषेक मनु सिंघवी भी थे। जरा सा वो बताएंगे कि जब उनकी पार्टी जो है सरकार चलाई थी और अल्पमत की सरकार चलाई थी, वोटों का खरीद फरोख्त हुआ था, संसद में खरीद हुआ था, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? वो कौन सा मॉरल प्रिंसिपल्स था? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल था? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का पालन हुआ था? नहीं हुआ था ना। अब जाकर के आप बात कर रहे हैं वो टूट रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, आप लोग हंस दिए थे, भाई कोई तो है तोड़ने वाला, और टूटने वाले बाजार में बिखरे हुए पड़े हुए हैं। वो क्यों टूट रहे हैं? इसलिए टूट रहे हैं कि अब उनको शिवसेना, उद्धव ठाकरे का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बात बहुत साफ कर रहा हूं। बीएमसी के चुनाव तक उनको लगा था कि कुछ शायद निकल करके आ जाए जी, लेकिन बीएमसी के चुनाव ने उनकी सारी जो आकांक्षाओं पर पलीदा लगा दिया, सारी उनकी संभावनाओं को खत्म कर दिया। आप पार्टी रहेंगे, आप उद्धव ठाकरे पार्टी रहेगी शिवसेना, लेकिन उसका अस्तित्व नगण्य के बराबर होगा। जैसे आपने मन से था ना, मन से बहुत जोर से उभर करके आया था, मार पिटाई है, लेकिन क्या मनसे का राजनीतिक अस्तित्व क्या महाराष्ट्र के अंदर बचा है? क्या नहीं बचा है। वैसे ही शिवसेना, उद्धव ठाकरे का राजनीतिक वजूद नहीं बचेगा। ठीक है, शिवसेना बचेगा, लेकिन वजूद नहीं बचेगा। कल किसी ने अच्छा पोस्ट डाला, और कपिल सिब्बल को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और बात, मतलब यही समझ आया मुझे। ठीक है, नहीं, मैंने कपिल साहब को सपोर्ट नहीं आपने किया। कहा कि जो 93 में हुआ, एक मिनट, वो क्या गलत था या ये? मतलब आपने इस पर कोई मैं उनसे ऐसे समझने के लिए पूछा। उनका नहीं, आप बहुत अच्छे होशियार व्यक्ति हैं, समझने के लिए, इसलिए हम उसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि कपिल सावल खुद ड्यूअल मॉरलिटी में जीते हैं। मैं उनकी मॉरलिटी का जवाब दे रहे हैं सर, लीगलिटी उनकी मॉरलिटी को क्वेश्चन कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि मतलब जब वहां पर मॉरलिटी पर सवाल नहीं था, तो आज भी नहीं है। अरे सर आगे, क्योंकि फिर खबर छूट जाएगी। बेसिक गलत डिबेट कर रहे हैं। वकील की मॉरलिटी क्या मतलब? तो किसी एक पक्ष के साथ नहीं, अगर गलत हो या सही, वकील अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है तो भाई आप उसकी लीगलिटी पे बात तो करेंगे ना। लेकिन वकील तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी मैं कह रहा हूं राज्यसभा आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसद टूटकर बीजेपी में चले गए, उस वक्त किसी ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इंदिरा गांधी का कांग्रेस को तोड़ देना मॉरलिटी, ये उससे अलग कैसे है? सर एक लाइन का जवाब लोग, इंदिरा गांधी का कांग्रेस को ही तोड़ देना मॉरलिटी थी। वो मॉरल, मैं लीगलिटी पूछ रहा हूं सर, मॉरलिटी की बात ही लीगलिटी का परसेप्शन। नहीं, उन्होंने मॉरलिटी में दिक्कत है ना, लीगलिटी में दिक्कत, मोरालिटी में भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मोरल कोई भी चीज है तो सब है वो।
एक अच्छा पोस्ट किसी ने डाला, यूपी की खबर पे जाता हूं उससे पहले रीजनल पार्टीज के स्टेटस पर, सर सुनिए, सब जायज है। रीजनल पार्टीज के स्टेटस पर एक पोस्ट डाला था, टीएमसी फिनिश्ड, शिवसेना ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड, एनसीपी विल एंड विद शरद पवार, डीएमके गॉट प्लेड बाय टीवीके, जेडीयू 50% डेड, 50% रन बाय बीजेपी, आरजेडी इन कोमा, आम आदमी पार्टी ओनली डिपेंडेंट ऑन पंजाब, वाईएसआरसीपी फिनिश्ड बाय टीडीपी, बीजेडी गेम ओवर इन 2024, AIADMK in ICU, लेफ्ट एंडेंजर्ड पार्टी इन इंडिया। सहमत है इससे आप? सारी पार्टियों का स्टेटस डाला हुआ उन्होंने। बिल्कुल सहमत हूं। तो देश में क्षेत्रीय पार्टियां इसमें बचेंगी सहमत होने की कोई बात नहीं, जो रियलिटी है ना। विजय नेशनल पार्टी है जो जीत के नहीं है ना, अरे लीजिए, वो तो भाई हरा के को आ रहे हैं ना। और विजय कोई भारतीय जनता, विजय तो कांग्रेस के साथ है, बराबर की कुर्सी लगी थी राहुल गांधी और उनकी। मतलब ये ठीक है, सुनने है क्या कि ये सब जिसको कहते हैं कि सोशल मीडिया जिसको कहा जाता है तो मजा आता है पढ़ने में। वो क्षेत्रीय दल है, अरे भाई पूरी तरह से हैं क्षेत्रीय दल। देखिए अभी एक सपना जिसका बताया था वो भी तो क्षेत्रीय दल ही है। सपने में क्या आया वो भी तो बताया उन्होंने। नहीं वो तो ठीक है, वो तो सपना अलग चीज होती है, लेकिन चलिए तो क्षेत्रीय दल तो है ही ना। आप नंबर से होते हैं ना, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना सब क्षेत्रीय दल हैं, एनसीपीआई राष्ट्रीय दल है। एनसीपीआई जिसमें अब 20 सांसद हो 20 गए। सांसद। यूपी की बात कर लेते हैं। चलिए, यूपी में कल हमने आपको बताया था कैसे बवंडर सा उठा हुआ है। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कल कहा था कि भाई टूट रही है पार्टी, सांसद जो है तैयार बैठे हैं जाने के लिए। अब वो ताबड़तोड़ पोस्ट किए जा रहे हैं। फिर ऐलान किया आज सुबह उठते उन्होंने कि समाजवादी पार्टी टूट रही है। अब इस बार जो है जो वो लिख रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप लेटेस्ट पोस्ट उन्होंने किया, कल से सब पूछ रहे हैं सपा में क्या टूट होने वाली है, तो सुनो, सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा। बागी भूमि कौन सी बताते हैं भी आपको, और करे भी क्यों ना। कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। योजना पहले से थी, लेकिन कल की घटना ने आग में घी डालने का काम किया। टूट होकर रहेगी, तो वो बागी बलिया का लाल नेतृत्व करेगा। तो ये बागी बलिया के लाल बता देंगे आपको कि कौन कौन है, कितने लाल हैं इस वक्त बलिया के जो एक्टिव हैं, उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन सेम बात कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने रिपीट कर दी। उनका 25-26 लोग तो तैयार बैठे हैं, हम ही नहीं ले रहे हैं, वो तो जब चाहे तब आ जाए। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है, लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। अब वो भी कह रहे हैं 25-26 लोग टूटने को तैयार बैठे हैं। क्यों त्रिपाठी जी? अब या तो सब लोग मिलकर दुनिया को टहला रहे हैं। नहीं टहला नहीं रहे, अखिलेश जी को परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। देखिए ये तो सब जानते हैं कि भाई अखिलेश जी का शिवपाल जी का बड़ा अच्छा नहीं रहा, लेकिन अखिलेश जी ने उसको ठीक किया, शिवपाल जी ने भी थोड़ा सा ठीक किया। राम गोपाल जी के बारे में है कि आजकल वो थोड़ा सा अपने को कॉर्नर महसूस करते हैं, तो वो भी एक अफवाह के लिए पर्याप्त होता है, वो भी एक किया गया। लेकिन अभी की जो स्थिति है, क्या समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने जा रहे हैं? ये मुझे नहीं दिखता है कि टूटने जा रहे हैं। हाँ, नाराजगी हो सकती है, 27 का चुनाव आ रहा है तो इसका अपने अपने पक्ष में उपयोग किया जा सकता है, ये सब बिल्कुल दुरुस्त बात है। और देखिए जहां तक रही कि अगर सनातन पांडे की बात की जा रही है या कोई भी ब्राह्मण नेता की बात की जा रही है, तो उसके लिए तो समाजवादी पार्टी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देके बताइए ना, ऐसे थोड़ी लोगों को समझेगा। सनातन पांडे कौन है? नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद, बलिया के सांसद, बिल्कुल, बलिया के सांसद है। और बागी दरअसल इसको यूं भी समझ लीजिए कि जब देश में, और वो इसको क्लेम करते हैं इतिहास के तौर पर, कि जब कहीं कोई क्रांति नहीं हुई थी तो बलिया में क्रांति हुई थी और वहां थाने पर झंडा फहरा दिया गया था और कहा गया था हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए वहां की भूमि बागी बलिया जो बार बार कहा जाता है, इसीलिए चंद्रशेखर को भी कहते जाता था कि वो बागी बलिया, युवा तुर्क जो कहे जाते थे, वो इसीलिए माने जाते थे। और आज भी कहा जाता है ना। वैसे एक और छोटा सा बता दूं, जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो बलिया के जो लड़के थे वो क्या नारा लगाते थे? सब लगाते थे अपना अपना, वो लगाते थे अदर जिला इज जिल्ली और बलिया इज नेशन। बलिया इज नेशन, बलिया इज नेशन, नहीं तो ये बागी बलिया था। एक पांडे जी के बाद दूसरे पांडे जी भी करेंगे। सनातन पांडे हो रहे हैं क्या बागी? चुनाव के समय में अखिलेश के सबसे नजदीकी नारद राय पार्टी बदले थे। सनातन पांडे नाराज चल रहे हैं क्या? नहीं, नाराज तो है, निश्चित तौर पर नाराज, सपा से नाराज, निश्चित तौर पर नाराज है। और नाराजगी की बड़ी वजह है। एक तो देखिए ये कि अखिलेश यादव जो भी कहें, लेकिन पार्टी के भीतर जो ब्राह्मणों को लेकर उनकी पार्टी में रोज
अपशब्द, गालियां, बहुत भद्दे भद्दे मजाक, वो सब होते हैं, वो पीड़ा देता है, तो उसकी वजह से नाराजगी तो है। नहीं, लेकिन सर कल समाजवादी पार्टी ने सांसद विधायक चले गए थे ना उचाहार के पांडे साहब, तो वैसे ही पांडे साहब होंगे ये भी। कौन पार्टी? नहीं, लेकिन कल ही तो समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग अरे बुलाई नहीं, ना, ऊंचा वहां नारे लग रहे थे, पार्टी। मैंने सुना जय परशुराम के नारे लग रहे थे, अखिलेश यादव जिंदाबाद और जय परशुराम के नारे नहीं, लग वो तो रहे थे। नारे लग रहे हैं और अभी बड़ी तैयारी है, चूंकि उनको अब पता चल रहा शिवपाल है यादव बहुत जी से मुश्किल है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने बात की, ये राजभर जी का पोस्ट आने के बाद कि बागी का बलिया करेगा नेतृत्व, तो सनातन पांडे का ही नाम आया सबके दिमाग में कि वही सांसद है वहां से, तो उनको लेके उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया कि सनातन पांडे कुछ नाराज चल रहे हैं क्या, ऐसा बता रहे हैं लोग। सुनिए शिवपाल यादव का जवाब। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का कल जो सम्मेलन हुआ उसमें ब्राह्मण समाज को बड़ा अपमानित किया गया, इसलिए जो बलिया का लाल है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। देखिए, जनेश्वर में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। 5 अगस्त को उनका जन्मदिन होता है, वो मनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। सनातन पांडे ने मीटिंग बुलाई थी, तो इसलिए मीटिंग बुलाई थी। हैं? तो बलिया का नाम ले रहे हैं, वो बलिया, हैं? ओम प्रकाश राजभर, तो फिर पता चल जाएगा उनको 27 के चुनाव में 27 के चुनाव पता चलेगा। कह रहे हैं कि जिन सांसद पर ब्राह्मण नाराज हो गए कहा कि बात कही जा रही है, उनकी ही तो बुलाई हुई मीटिंग थी कल की, और उन्हीं की मीटिंग में ब्राह्मणों का तिरस्कार हो जाएगा और वो नाराज हो जाएंगे, ये कैसी बात हुई? ये बात कह रहे हैं शिवपाल यादव। अच्छा, शिवपाल जी जब आए तब मुझे समझ आई कि आप ब्राह्मणों की नाराजगी समाजवादी पार्टी में कर रहे हो। मैं सोचा बीजेपी की चर्चा अभी फिर से कैसे हो गई ब्राह्मणों को लेकर, लेकिन अभी मुझे ये जितना हलचल चल रही है उसमें वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आया कि उसी को जीने का हक है इस ज़माने में, उसी को जीने का हक है इस ज़माने में, इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। तो सब यही चल रहा है, पता नहीं रहता ना। आज ये गारंटी मत लीजिए कि शिवपाल जी कह रहे थे इसका मतलब ये है कल तक नाराज लग रहे हैं सर, क्यों? जो कुछ देश में हो रहा है उससे। हाँ, मैं उससे तो नाराज हूँ, जो नाराज है आप? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह की तोड़फोड़ हो। लीगल भले ही हो, मोरल नहीं है। मैं आपसे कह रहा था संजय राउत का एक बयान सुनाऊंगा। अब मौका आ गया संजय राउत का एक बयान सुन, फिर आप ही के पास आऊंगा। चेहरे की नाराजगी आपको दे और मेरे चेहरे की खुशी आपको नहीं दिख रही है? वो नाराज होंगे तो आप खुश होंगे। ये तो है ही है। लेकिन ये खुशी नाराजगी से ज्यादा संदर्भों का विषय है। इसमें नाराजगी या खुशी क्या बात है भाई? ये तो सीधे सीधे पार्टियां टूट रही हैं, उनके दीन ईमान की बात है। लोकतंत्र में जो कानूनी दायरे में है उसमें हो रहा है। और मोरलिटी क्या है? मैं बार बार कहता हूं, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ा, वो मोरल था या नहीं था? इसी का जवाब सब छोड़ दीजिए आज का। भाई बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन ये है कि राजस्थान में बीएसपी वाले को मिलाया था, बीजेपी लालू ने मिलाया था, एआईडीएमके के लालू ने मिला लिया, ये सॉरी असउद्दीन ओवैसी सूरी पर जीती हुई पार्टी को सारे विधायकों को मिला लिया था। मॉरलिटी की बात मत किया जाए, मैं बार बार कह रहा हूं, जो है उसको आप इमोरल मानते हैं ना, जो सब ये वाले जो जितने उदाहरण दिए आपने। तो सर तो इमोरल, ये मैं पूछ रहा हूं केवल कि उसको सर इसीलिए कॉज इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य इंपॉर्टेंट। सर आप ये कहा जा रहा है कि सर ये कहा जा रहा है ये सब कुछ किया जा रहा है। ममता की इमोरलिटी पर आपने कभी टिप्पणी नहीं की, बोला वो तो बंगाल के अंदर तो होता है वायलेंस। कभी नहीं आपने कहा कि इमोरल रहा है, कभी नहीं ये कहा कि जो भी बंगाल के अंदर हो रहा है वो इमोरल रहा है। मैं तो वायलेंस को कहीं सपोर्ट ही नहीं करता। अरे सर, ममता बनर्जी की सरकार ये तो से कह देना तो बड़ा आसान काम है ना। वही जैसे पत्रकार बगल में पत्रकार बंधु बोल रहे थे ना, मॉरलिटी की बात। ये हमारी बहस का विषय नहीं है, अभी जो चल रहा है उस पर बात कर लें। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप उस सबको इमोरल मानते हो, बस इतना से मैं पूछा। सर ये है क्या महिला आरक्षण लागू करने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है वो जायज है? क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है। सर ये बीजेपी से आप पूछेंगे तो ये जवाब आएगा। सर आप इस पर हमको महिला आरक्षण देना है तो देना है, उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा। सर ये आप तोहमत थोप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ये काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा नहीं है, वो टूट रहे हैं, वो टूट रहे हैं। किन कारणों से टूट रहे हैं आपको पता नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी पर कि 360 करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ रही है, वो टूट रहे हैं भाई, क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। सर मैं 25 साल से आपको जानता हूं, बल्कि ज्यादा से, एक से 25-26 साल से जानता हूं मैं। ये मेरे कॉलेज के मेरे गुरुजी हैं। मैं आपके बारे में कोई भी विशेषण इस्तेमाल कर सकता हूं। भोले नहीं हैं आप। नहीं भोले नहीं हैं आप, जो कह रहे हैं कि बीजेपी को तोहमत मत दो। नहीं सौरभ जी के गुरुजी सर, ये बार बार विजय जी एक बात कहते हैं कि इतने तो मासूम नहीं आप, और आजकल नहीं कहते हैं। गजब मासूम बन गए आज आप। मैं आपको बंगाल की बड़ी खबरें दूंगा। ममता की सिक्योरिटी क्यों हटी, ममता का हेडक्वार्टर क्यों छिना,
राज्यसभा चुनाव में क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक राम मंदिर का अपडेट दे देता हूं मैं आपको। राम मंदिर में जो चोरी की खबर से बहुत लोग आहत हैं और चोरी की जांच एसआईटी कर रही है। चौथा दिन है आज। 42 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है और एसआईटी ने चंपत राय जी के करीबी जो इस न्यास के क्या है सेक्रेटरी, मेन सचिव जो है वही है, उनके करीबी टिन्नू यादव से सवाल जवाब किए। इस बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी ने चंपत राय जी पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में नृपेंद्र मिश्रा ने यह कहा है कि यहां दो तरीके के सवाल हैं, एक डिसिप्लिन का सवाल है, व्यवस्था का सवाल है, और एक आस्था का सवाल है। आस्था पे चोट और डिसिप्लिन में या व्यवस्था में कमी दोनों ही स्वीकार नहीं है। और जहां तक चंपत राय जी का सवाल है, उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके ऊपर क्या बोले ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निशाने पे सबके चंपत राय जी हैं। नृपेंद्र मिश्रा चंपत राय पे क्या कह रहे हैं? श्री चंपत राय जी, मैं कभी भी उनके निष्ठा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। वो आज के नहीं है, कम से कम 35 वर्ष उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया हुआ है। लेकिन मुख्य बात जो हुई है, प्रबंधन के दो हिस्से होते हैं मैनेजमेंट के। एक तो होता है कर्मचारियों की निष्ठा के प्रति विश्वास, एक पॉजिटिव रुख रखना। तो एक तरफ तो निष्ठा है और उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसकी निगरानी रखना। तो ये जो निष्ठा और निगरानी एक कॉइन के दो पहलू हैं, इसमें कमी हुई है। इसमें निश्चित रूप से व्यवस्था में कमी हुई है। तो नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि चंपत राय जी ने जो लोग वहां चंदे के रख रखाव में या उसको गिनने के काम में जिन लोगों को लगाया, उन पर उन्होंने निष्ठा रखी, लेकिन शायद उतनी निगरानी नहीं रखी। तो ये वहां कह रहे हैं निगरानी की कमी हुई है, लेकिन चंपत राय जी की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल नहीं उठ सकते, ये वो कह रहे हैं। ये मैंने कल भी आपको ये कहा था कि देखिए, वो प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, दो धोती और दो कुर्ता वाले आदमी हैं। गलती ये हुई होगी कि उन्होंने जो कर्मचारी नियुक्त किया, तो स्वयंसेवकों पर विश्वास तो किया जाता है ना। हम मान करके चलते हैं कि हम स्वयंसेवक रख रहे हैं या हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो वो कम से कम ये ईमानदार आदमी है। यदि वो बेईमान निकल जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वैसे ही हमने किसी एक चैनल पर कहा था कि भाई, यदि आप कल जाकर के सौरभ यदि गलत निकल जाते हैं तो प्रबंधन की जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती है ना। प्रबंधन की तमाम निगरानी के बावजूद भी आपने ऐसा कर दिया, गलत काम कर दिया जी, तब तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो आप आज भी कायम है कि चंपत राय जी के ऊपर सवाल नहीं? मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि कर्मचारियों ने गलती की है, प्रबंधन उसमें यदि मिला हुआ होता है तब हम उन पर समीर जी ने, और कल सर नहीं थे प्रोग्राम में विजय जी, समीर जी ने और हर्षवर्धन जी ने बड़ा खुल के ये कहा था चंपत राय जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा था ना सर, आपने भी कहा था अभी समीर जी। हाँ, आप सुनने, इनको सुनने के बाद ठीक है। नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि निष्ठा पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, लेकिन नियत पे तो प्रश्न उठाया जा सकता है ना। कल आपको जब ये पता पड़ा कि राम मंदिर में चोरी हो, क्या चंपत राय ने तत्काल जाकर एफआईआर दर्ज कराया इन कर्मचारियों के खिलाफ? क्या चंपत राय जो जिम्मेदार है वहां पर तत्काल लोगों को मंदिर से निकालने की कोशिश की? क्या चंपत राय ने पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि मेरे रखे हुए लोग चोरी के आरोप में आए, इनके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कराई, इनको गिरफ्तार करवाया है, इनके छापे पड़वाया है और मैं इसकी पूरी जांच करवा रहा हूं। 2 दिन पहले तक आप वीडियो सार्वजनिक करते हो कि राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई, दूसरे दिन एसआईटी बन जाती है। एसआईटी चंपत राय से 4 दिन से लगातार 4-4 घंटे पूछताछ कर रही है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। शॉर्ट कमेंट्स लूंगा सर, खबरें बहुत ज्यादा हैं। आप आज भी कायम है, उनकी जवाबदेही है, कहते हैं इस्तीफा दे और तत्काल दे, उनकी जवाबदेही है, बिल्कुल बनती है। चलिए त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं, दरअसल जो कह रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा जी और जो हम कह रहे हैं, वो शायद एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग तरह से कह रहे हैं। हम पत्रकार के तौर पर कह रहे हैं, एक आस्थावान हिंदू के तौर पर कह रहे हैं,
और वो आस्थावान हिंदू होने के बावजूद वो ब्यूरोक्रेट आदमी है और वो इस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, तो उनके बात करने का तरीका ही नृपेंद्र जी को जानने वाले की हैसियत से भी बोल रहे हैं। नहीं, वो तो चंपा जी भाई रोज का उनका काम है ना, वो उस न्यास के खुद भी तो उसमें जुड़े हुए, निर्माण का पूरा काम तो नृपेंद्र जी की जिम्मे है और इसीलिए वो भव्य आकार ले पाया तो नृपेंद्र मिश्रा जी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन हम मूल बात क्या कर रहे हैं, हम में से कोई ये नहीं कह रहा है कि चंपत जी किसी भ्रष्टाचार या किसी गड़बड़ी या किसी उसमें लिप्त है, लेकिन ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या उनके ऊपर निजी तौर पर कोई भ्रष्टाचार था? बताइए, कोई निजी भ्रष्टाचार उनके ऊपर था? लेकिन अगर उनके साथ में खड़े लोग, उनके मंत्रिमंडल में खड़े लोग, उनके कालखंड में ये हुआ तो कौन जिम्मेदार? और मैं एक इसी तुलना पे मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप यह भी लगता है कि उनको सब मालूम था। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप उदाहरण दे रहे हैं तो फिर वो यहाँ इसीलिए मैंने कहा, तो आपके उदाहरण के मुताबिक तो इनको चंपत राय जी को सब पता था क्या हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, पहली बुनियादी शर्त जो मैंने कल कहा है दोहरा देता हूं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के न्यासी के तौर पर बैठे व्यक्ति को राम के नाम पर कोई भी गलत चीज चल रही हो और उसमें जरा सा भी संलिप्तता आए, चाहे वो हो या ना हो, पहला त्यागपत्र। दूसरा, संघ के वो प्रचारक हैं, उनका बहुत बड़ा दायित्व है, वो छोटा दायित्व नहीं, और उनका जीवन बहुत लंबा है भाई, बहुत ऐसे नहीं कि वो यूं ही बैठे हुए हैं, तो उनके जीवन की अपनी जो प्रतिष्ठा है, अपनी जो चीजें हैं, उसके लिए वो करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, पहले दिन जिसने किया वो FIR करा के जेल क्यों नहीं भेजा गया? चंपत राय के साथ संघ की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, संघ के लिए उनका इस्तीफा देना चाहिए। चंपत राय इस समय वहां पर चलिए, अच्छा ठीक है सर, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, सर का कमेंट लेंगे। जी सर, बताइए सर। सर, एक तो मैं जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके नीट के मसले पर और जो पेपर लीक हुए उस पर जो इस्तीफे की मांग की थी उसको मैं वापस लेता हूँ। पहली बात ये चंपत राय प्रकरण के बाद, क्योंकि वो भी जिम्मेदार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो नहीं किया मेरे ख्याल से पेपर लीक, तो वो नहीं है, तो चंपत राय जी भी नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान जी भी नहीं है। अब मुद्दा है कि क्या वो उस पूरी चीज़ के जिम्मेदार अधिकारी हैं कि नहीं है, जनरल सेक्रेटरी हैं, और क्या उन्हें नहीं पता जब उनके ही बंदे का नाम आ रहा है टिंकू यादव या जो भी नाम मुझे नहीं पता, टिन्नू यादव का, तो क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं? और जब जानकारी हो गई थी तब उन्होंने क्या किया, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और मैं सोचता हूँ ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर इतना बड़ा काम करती है, अभी तक कोई गिरफ्तारी तो मेरे ख्याल से नहीं हुई। जांच हो रही है, जांच होगी, जब रोज गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी करके भी तो जांच होती है, या जांच होकर गिरफ्तारी होगी। डबल स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं आप? नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स क्या, ये तो स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स क्या। और मुझे नहीं समझा, आपने लगाया, नृपेंद्र मिश्रा जी बहुत बड़े लोगों में से हैं, वो श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इस इंटरव्यू का क्या भूमिका है इसमें? नृपेंद्र मिश्रा जी क्यों कह रहे हैं, मतलब उनको मैं कैसे वैलिडेट करूं चंपत राय जी के लिए? दो बातें, आप चंपत राय जी पे उनकी राय ना माने वो अलग बात है, उसमें एक एडमिशन है, उसमें एक एडमिशन है कि हाँ भाई गड़बड़ी हुई है, लेकिन चंपत राय जी से नहीं जोड़ सकते। जोड़ना का तो बात तब आएगी ना जब आप इस्तीफा देंगे। ये तो कोई भी नहीं कह रहा यहाँ पर, मेरे ख्याल से समीर जी भी नहीं कह रहे, हर्ष जी भी नहीं कह रहे। और फिर मसला है, इतनी बड़ी निष्ठा का मसला है, राम जन्मभूमि का मसला है, उसके चंदे का मसला है, उसके हजारों करोड़ रुपए का मसला है। यदि वो एक बार शक के दायरे में आ जाता है तो सबसे पहला काम करना चाहिए था चंपत राय जी को कि भाई मैं इस्तीफा देता हूं, अब इसकी जांच हो, जो भी। ठीक है सर, ओके सर, आगे बढ़ जाएंगे आप। एक लाइन तो बोल दूं। नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा, ये इतनी बात कही कि निगरानी में कमी रह गई है। अब तक हम सवाल उनकी निष्ठा पर ही उठा रहे थे, निष्ठा पर सवाल नहीं उठाने से मैं ऐतराज कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि वो नहीं, नीट, देखिए नीट के मामले पर आपने कहा था धर्मेंद्र निष्ठा पर सवाल कर रहे हैं। हमने नहीं कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था, मैं कभी नहीं बोला था। मैंने उस समय भी हमने नीट के डायरेक्टर पर हमने ये कहा था, उस समय भी हमने सीबीएसई के डायरेक्टर पर मैंने बात की थी। तो डायरेक्टर ही है चंपत राय जी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका हम लोग कोई कोर्ट रूम थोड़ी है, जो आपकी राय आ गई सबकी इस पर। चलिए, ममता बनर्जी की बात कर देता हूं। 2-3 डेवलपमेंट है और बड़े डेवलपमेंट है। ममता बनर्जी की पार्टी उनकी सिक्योरिटी पर सवाल उठा रही है। टीएमसी ने यह दावा किया है कि ममता बनर्जी के 2 पुराने PSO, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, वो हटा दिए गए हैं और उनकी जगह नए लोगों को लगा दिया गया है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं। अब वो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो देखने वाला है।
ये घर है ममता बनर्जी का, ठीक, यही वो गेट है जो आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मैं रात को मैं पहुंचा हूं अंधेरे में और मैं देख रहा हूं कि वहां पर बड़े सब नए लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, सारे पुराने लोगों को कह दिया गया तुम लोग जाओ, जो लोग उनके साथ 20-20 साल से थे उस सिक्योरिटी में उनको हटा दिया गया। तो उन्होंने कहा मैं अपनी गाड़ी इनके गेट पर लगा देता हूं, और लगा दी उन्होंने, और उसके बाद कहा सबको कहा चले जाओ यहां से और कोई बाहर से अंदर नहीं जाएगा। ये गाड़ी उन्होंने गेट के ऊपर लगा दी, एंट्री पे ही लगा दी। मतलब वो इतना उनको डर था अपनी नेत्री के सुरक्षा पर और भरोसा नहीं था जो नए लोग लगाए गए हैं सुरक्षा में, क्योंकि ना हम सुरक्षा करेंगे, अब हम देखते हैं कौन आएगा अंदर, हम चौकीदार हैं ममता बनर्जी के। तो ये आप जरा देख लीजिए पहले पूरा। इस बहाने ममता बनर्जी का घर भी दिख गया अंदर से हमें। Who told me that the PSOs have been removed? Kollan stays just a बहुत बड़ा है, बाहर से तो छोटा सा लगता है। That's why I've come here. These people have also left. They were asked to leave because it's an unknown situation. She didn't want to be surrounded by unknown. भाई कौन है आप? टिप्पणी कर सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे बाहर से देख करके तो बहुत छोटा घर लगता है, तो बहुत बड़ा घर है। नहीं, बताया तो यही जाता था कि बहुत छोटा घर है, लेकिन इसमें क्या विवाद क्या है? सिक्योरिटी चेंज करने पर PSO हटा दिए नहीं, PSO हटाना ये होम मिनिस्ट्री या जो भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उसका काम है कि वो देखे कि कैसे PSO को लगाया जाए। पर्सनल थोड़ी होते हैं। उनके 2 ट्रस्टेड पीएस थे, उनके 2 किससे मिल रही हैं, क्या बात कर रही हैं, ये सब PSO को मालूम होता है। अब तो सब निगरानी में रहे, वो हटा दिए, ये आरोप लगा रही है TMC। और वैसे मैं मतलब इसको इसे रेफरेंस में नहीं जोड़ रहा। यदि इंदिरा गांधी जी की हत्या के मसले को देखा जाए तो उस समय उनकी सिक्योरिटी में से सिक्योरिटी के ऑफिसर्स को हटाने की सलाह दी गई थी होम मिनिस्ट्री से, और इंदिरा गांधी ने नहीं माना था उसको, समझे। लेकिन मुझे ये कोई इशू नहीं लगता कि भाई PSO सिक्योरिटी वाले लोग हैं, ये काम होम डिपार्टमेंट का। आप हर चीज में आप इसी तरह से सरकार कह रही है भाई Z+ सिक्योरिटी है, Z+ ही रहेगी, कमी नहीं हुई है, लेकिन उनके निजी सुरक्षा में जो लोग रहते हैं उनको बदल दिया गया। डेरेक ओब्रायन के आरोप सुन लीजिए आप। This gate is shut. For 3 PSOs, Mamata is inside. Means inside that. So what I'm trying to go and do is now park my car at the main gate. So park my car at the main gate and block the main gate. I'm just trying to get in. And block the main gate. This is Mamata's home in Calcutta. That is the gate. Here is the other entrance. Her PSOs of 20 years have been moved out. Some quote unquote new PSOs who she doesn't know, unfamiliar with. This is very, very uncomfortable situation. So I'm going to park my... और ऐसा कह के डेरेक साहब ने जो है गाड़ी उनके गेट के ऊपर लगा दी। आपको ये मुद्दा है जो बनाया जा रहा है TMC की तरफ से? सौरभ जी एक चीज ये बताइए, मान लीजिए हम कहीं हमको लग रहा है कि सुरक्षा खतरा है, तो हम क्या करें? हम गाड़ी लगा देंगे तो सुरक्षित हो जाता है घर। उनको दिखाना है ममता जी को ना। गेट पे गाड़ी लगा दिया और सुरक्षित हो गया। मतलब मूर्खता की चरम पर बैठे हुए तृणमूल के लोग, बुद्धि विवेक सब जिसको कहते हैं ना हेरा गया है, एकदम गायब हो गया। चुनाव एक क्या हारे, इस मानसिक अवस्था में पहुंच गए। अरे भाई अगर ये स्थिति भी हो गई है तो भी आप यही कहें कि हमारे कार्यकर्ता आए, गेट पर बैठे, पुलिस को बताएं, मीडिया को बुलाएं। मैं गया हूं गेट पर गाड़ी लगा दे रहा हूं, क्या तमाशा चल रहा है? और यही तमाशा करके ये लोग कहते थे कि हम बड़ा मां माटी मानुष की बात कर रहे हैं। ये तमाशा करके ममता बनर्जी के लोग ऐसे हैं, बड़ा विचित्र सा है ये। मतलब केवल यही नहीं, अब चाहे तो घर पे टिप्पणी आ गई ना उनकी, छोटा सा दिखता है बाहर से बड़ा घर। एक दर्शक ने कहा कि हमें तो पता था कि ममता जी एक बहुत गरीब की तरह घर में रहती हैं, लेकिन ये तो पूरा महल दिख रहा है। फोटो जो आती है सर, उसमें एक पुराना गांव का घर जैसा एक कमरा दिखता था, जिसमें मैं- से नहीं, चीफ सेक्रेटरी निकलता था, जिसमें से नेता लोग निकलते थे। मेरा भी यही इंप्रेशन था कि जैसे पुराने घर होते हैं उसमें 1-2 कमरे का घर होगा, ये जिसमें ममता जी रहती होंगी। ये चीफ मिनिस्टर आवास जैसा लग रहा है, इसमें रहती आई ना वो शुरुआत से। लग रहा है चीफ ये तो मिनिस्टर उनका का घर है। निजी आवास है ना मेरे ख्याल से। प्राइवेट रेजिडेंस है सर ये। मैं तो कभी गया नहीं वहां पर। नहीं, प्राइवेट क्योंकि मैंने आपको एक जानकारी दी थी। प्राइवेट है ये। खुद का प्राइवेट मकान तो है। बड़ा प्राइवेट के हिसाब से तो नहीं, बहुत मैंने बड़ा। आपको एक जानकारी दी थी कि हमारे एक मित्र और पीछे गए थे पूरा जब देख रहे हैं ना, केले चुनाव वेले का नतीजों बागान के उगान बाद- भी दिख रहा है। चुनाव नतीजों के बाद गए थे, उस दिन शायद आप रजिस्टर नहीं किया, तो वो कवर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी का घर है उस पर कैमरा अलाउ नहीं था, वो सड़क के इधर तक होता था, उधर नहीं देखा जाता था। उन्होंने कहा कि 12-15 साल बाद ये कैमरा इस सड़क से इस सड़क तक आया, सड़क के इस पार आया। सर अब तो अंडे भी आने लगे। नहीं, अंडे तो आ रहे हैं, लेकिन मतलब इसलिए किसी को पता भी नहीं था कि कैसा घर है। नहीं, घर बड़ा आलीशान है, बहुत बहुत अच्छा घर है। प्राइवेट होगा, ठीक है, ममता जी का अपनी उनकी निजी संपत्ति है, पुश्तैनी। हाँ पुश्तैनी। लेकिन हेडक्वार्टर पे भी, ऑफिस पे भी हो गई बात,
सुरक्षा की टेंशन नहीं है, घर की बात नहीं है। टीएमसी का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, उसको खाली करने का नोटिस मिल गया है। मकान मालिक ने टीएमसी को इसके लिए 2 महीने का समय दिया है। पिछले कुछ सालों से टीएमसी इस बिल्डिंग में एक टेम्परेरी हेडक्वार्टर बना करके इसका इस्तेमाल कर रही थी। ये बिल्डिंग दरअसल टीएमसी का जो मुख्य दफ्तर था, उसमें कुछ साल पहले उन्होंने उसको बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया और उसको रेनोवेट किया जा रहा है, नए सिरे से बनाया जा रहा है। वो बना नहीं है, तब तक उन्होंने ये बिल्डिंग किराए पर ले ली। पार्टी ने 2022 में मेट्रोपॉलिटन एरिया में तृणमूल भवन नाम से इस बिल्डिंग को किराए पर ले लिया। मकान मालिक कह रहा है लीज खत्म हो गई थी, टीएमसी कह रही है 2027 तक लीज है। अब दोनों में से कोई भी सच हो सकता है, एक आदमी तो झूठ बोल ही रहा है। लेकिन जो वहां पर बागी गुट के नेता हैं ऋतव्रत बनर्जी, वो कह रहे हैं लीज खत्म हो गई, अब यहां तानाशाही नहीं चलती, अब कानून का राज है, लीज खत्म हो गई, खाली करना पड़ेगा। पहले वो आदमी डरता था, बोलता ही नहीं था। तो भवन का मालिक है, भवन का मालिक नोटिस दे रहे थे, ऐसा तो है नहीं ना। बंगाल में तानाशाही का खत्म हो चुका है, तानाशाही। तो तानाशाही जब था तब भवन का मालिक डर रहे थे। अभी बदलाव हुआ है, परिवारवाद खत्म हुआ है, तो गए हैं, अपना मकान है, मकान में उसका फुल राइट है मकान लेने के, तो लिए हैं, इसमें क्या है। एक सवाल आया मासूम सा यहाँ समीर जी का, इनकी बात कहाँ समीर जी? फिरहाद हकीम ने वहाँ के कलकत्ता के मेयर से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी बंगले पे तो कब्जा उन्हीं का ही है, तो बंगला फिरहाद हकीम से भी खाली हो जाना चाहिए। इस्तीफा दे दिया है तो कहा जा रहा है कि उनको 6 महीने के लिए परमिशन दिए रहने के लिए। ये तो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, दरअसल लीज तो ये प्राइवेट कांग्रेस प्रॉपर्टी की है, खत्म हो गई है ना। ये वो इसका ओनर का मैंने सुना भी था बात। वो ये कह रहे हैं कि जब अभी रिजल्ट आया, सत्ता पलटी, तो मेरी बिल्डिंग के बाहर बहुत हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई दोनों पार्टी के लोगों के बीच में। तो उन्होंने कहा कि मेरी बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंच जाएगा पॉलिटिक्स में, तो नुकसान तो मेरा होगा ना, टीएमसी का नुकसान तो होगा नहीं, बिल्डिंग तो मेरी है। लेकिन ऋतव्रत बनर्जी दूसरी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पहले डर के मारे कोई बोलता नहीं था, अब ठीक है, अब वो आजाद है बोलने के लिए। अब पहले तो सर जिस मकान में चाहे कब्जा कर ले, कौन पूछने वाला था। लेकिन अब मकान मालिक आपसे खाली करने के लिए कह रहा है। लीज अगर होगी तो डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा कि 2027 तक की लीज है, पार्टी जारी कर दे। मकान मालिक कह रहा है लीज खत्म हो गई, मकान मालिक पेपर जारी कर दे कि 2025 में मेरी 2026 में लीज खत्म हो गई है, लीज खत्म हो गई, आप खाली कर दो। ममता बनर्जी ने एक मार्च भी निकाला है कल, उसकी तस्वीरें भी ममता बनर्जी का इतना बड़ा घर है ना, अपने घर के अंदर बढ़िया कार्यालय बना लेना। अकेली ममता बनर्जी रहती है, अभिषेक बनर्जी वहां रहते नहीं, इतना बड़ा घर है, अपने वहां पर कार्यालय बना रहे। अब तो सभी नहीं कि पार्टी के कार्यकर्ता बहुत आ रहे हैं, घर में बढ़िया अपना कार्यालय बना ले, क्या दिक्कत है। वो देख रहे हैं कितने लोग हैं उनके साथ। कल उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स की पर जो कार्रवाई हुई है एविक्शन की, उसके खिलाफ एक परेड मार्च निकाला। ये अच्छा है, ठीक ठाक लोग आए इसमें, ये तो उनका दिखा दीजिए एक बार लोकतांत्रिक फुल स्क्रीन। ममता जी इसके लिए तो जानी जाती हैं, अच्छा है अगर इस तरह मसला तो ये है कि तृणमूल कांग्रेस की लीज खत्म हो गई है वहाँ। एक बयान आपको सुना रहा हूँ, संजय राउत जी का ताजा बयान मैं आपको सुना रहा हूँ। सब जुड़ी हुई कहानियां हैं, टीएमसी के साथ जो हो रहा है, शिवसेना के साथ जो हो रहा है। उन्होंने कहा मेरे सांसद किडनैप हो गए हैं, पता लगाओ मेरे सांसद कहां हैं, मेरी मीटिंग में नहीं आए, लेकिन वो उनके साथ भी नहीं है, कहां गए वो, सुनिए। कोर्ट चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं। सर जिस दिन उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग। ओम राजे निंबाळकर पुणे में है, संजय दिना पाटिल मुंबई में है। ठीक है, पार्टी हमारे मीटिंग में नहीं आए हैं, लेकिन वो कल भी उनके साथ नहीं थे। अब जो नहीं आए हैं वो कहाँ है, उनका आता पता क्या है, क्या शिंदे के लोगों ने, गुंडे लोग हैं क्या किडनैप किया है, उनके बाद सरकार ने किडनैप करके कहाँ उनको छुपाया है, हाँ, क्या उनका जिंदगी का जीवन को कोई खतरा है उनके, अब देखना पड़ेगा ना। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो उनकी सुरक्षा की चिंता है और कहीं किडनैप तो नहीं हो गए वो। सब आराम से मुंबई में है, सबकी बैठक हो गई है और सबने उद्धव ठाकरे को मैसेज भेज दिया है कि जय श्री राम, अब आपका हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है, सब साफ कर दिया। संजय राउत भी इस बात को जानते हैं और इसी कारण संजय राउत ने कल यहाँ पर दिल्ली में आए हुए थे, आज उन्होंने बैठक बुलाई। इनको सब मालूम है, सब लोग सब मालूम है, बता दिया गया, सबने फोन पे बता दिया। कह रहे हैं इस देश में जो हो रहा है इन हालात के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन तो है ही। 4 साल से कह रहे हैं हमारी पार्टी का फैसला ही नहीं कर रहे कि पार्टी गलत टूटी कि सही टूटी। नहीं, पार्टी का फैसला तो नहीं हुआ है, लेट हो ही रहा है, ये तो फैक्ट है ना। जिम्मेदार है कि नहीं है, क्या जिम्मेदारी, पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने तो तोड़वा ही नहीं। और आज जो एमपीज गए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भेजे, फैसला नहीं दे रहा ना सुप्रीम कोर्ट। हाँ, फैसला नहीं हुआ, ये तो फैक्ट है ना कि फैसला नहीं आया इतने लंबे समय तक कि
इसमें तो कोई बात नहीं। और इस पर बार बार चर्चा होती है कि भाई इस तरह के फैसले जब तक तुरंत नहीं हो, कम से कम उस सेशन जो पार्टी रही है, जहां विधानसभा रही है, उसके कार्यकाल में भी नहीं हो, तो फिर फायदा ही क्या है उसका नतीजे का। लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है। यार ये वो बयान नहीं है जो आपको सुनाना चाह रहा था, ये तो नया आया, बता देता हूँ। उसमें वो ये कह रहे थे, बड़ा दार्शनिक मूड में आ गए थे अचानक कल सर, बहुत दार्शनिक मूड में। सुनिए तो उन्होंने कहा क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं पार्टियों को, क्या हो गया, इतना तो बहुमत है, क्यों चाहिए और लोग, पूछा उन्होंने, ऐसे ही पूछा। और फिर उन्होंने कहा क्या पार्टी तोड़ने की लत लग गई है क्या बीजेपी को, क्यों तोड़ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, बड़े आहत भी थे। नहीं, जब आहत तो उन्होंने पूरी शिवसेना को कर दिया है। शिवसेना का हाल यहां तक पहुंचाने में अगर कोई एक व्यक्ति है, वो तो समय चला गया, नहीं तो 10 बजे वो नहा धो के तैयार होते थे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और हर दिन की उनकी प्रेस वार्ता शिवसेना को और नीचे ले जाती थी। पूरी पार्टी की टूट अगर किसी एक व्यक्ति की वजह से हुई तो उसका नाम संजय राउत है। उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी को ये तो सोचना, एक समय में तो ये चलने लगा था कि ये उद्धव जी को नहीं शरद पवार को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि शरद पवार उस वक्त पावरफुल थे जी। और अब ये कहा जा रहा है कि न शरद पवार न उद्धव ठाकरे ये राहुल गांधी को रिपोर्ट करने लगे। अब आप जरा समझिए इनका। ठीक, चल अब कुछ जरा दुनिया की खबरें आपको बता दें। दो बड़ी घटनाएं हुई हैं कल, मोदी और ट्रंप की मुलाकात, और ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने उस समझौते के एमओयू पर साइन कर दिया। सीधे शब्दों में कहें, ट्रंप को इस युद्ध से निकलने का रास्ता आखिरकार मिल गया। और अब कल से जो बातें वो कर रहे हैं लगातार फ्रांस में, उससे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये बेचैन थे कि किसी तरह बस मैं बाहर निकल जाऊं, कुछ भी करके बाहर निकल जाऊं। और जो सवाल हुआ उनसे लाजवाब कर दिया उन्होंने ट्रंप को। वो सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन डील सेरेमनी हो गई, ये हस्ताक्षर कर दिया ट्रंप ने इस पर, दूसरी तरफ से ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। वैसे ये काम होना था कल शुक्रवार को, लेकिन कल ही ये देर शाम खबर आई थी कि ट्रंप चाहते हैं मेरे होते होते काम हो जाए और मैं यहाँ हूँ, तो एक दिन पहले ही कर लें, क्यों टालना इस काम को। उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि ये समझ बन रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक भी दिन क्यों ज़रूरत से ज़्यादा बंद रहे, एक दिन पहले खुल जाएगी, अच्छी बात है। तो अब देखिए कितना खुलती है। ये पेजेश्कियान जी हैं, वहाँ वो अपनी कलम चला रहे थे, फ्रांस में ये कलम चला रहे थे। बहुत अच्छी बात है, दुनिया थोड़ी निश्चिंत हुई है। अब डिनर टेबल पर दस्तखत तो हो गए, दोनों राष्ट्रपतियों ने इस मसौदे पर सब सहमति जता दी है। आगे क्या होगा ये ज़रूर अभी बात करेंगे हम लोग। ईरान के साथ जो ये डील हुई है, इसमें क्या क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। 14 पॉइंट्स वाले इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत होने के बावजूद बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं जो अगले 60 दिनों में ये दोनों देश मिलकर के तय करेंगे। और इस डील में नेतन्याहू का कोई रोल नहीं है। इजराइल इस डील से बिल्कुल अनजान है। खबर तो ये कि उन्होंने तो मांगा था, बताओ भाई 14 पॉइंट कौन से हैं जिस पर बात करी है तुमने, वो भी उनको डिस्क्लोज नहीं किया गया, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। अब मतलब कल तक यही था सर कि मांगा था लेकिन नहीं मिला, मांगा था लेकिन उनको नहीं दिया गया कि वो कुछ अड़ंगा ना लगा दें कि भाई ये क्यों नहीं है और वो क्यों नहीं है। खैर एनीवे ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये कि इजराइल इसका कोई पार्ट नहीं है। लेबनान इस एमओयू का हिस्सा जरूर है। ये मैं आपको तस्वीर पहले बस दिखाना चाह रहा था, इस पर हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं पहले बात करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात की, क्योंकि हमसे सीधे तो वही जुड़ती है फिलहाल, ये तो अच्छी बात हो गई। अब मोदी ट्रंप की मीटिंग में जो हुआ वो आपको मैं बताता हूं, अगली खबर पर आ जाइए। नरेंद्र मोदी और ट्रंप की 1.25 साल के बाद, 16 महीने के बाद दोनों के बीच में मुलाकात हुई। और इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से जो बातें कही जा सकती थी वो कही, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो अपने नाविकों की सुरक्षा की बात कही। ये उन्होंने परसों भी की थी, कल भी जो उन्होंने उनके सामने बैठ के स्टेटमेंट दिया उसमें भी उन्होंने ये बात कही। और ट्रंप की तरफ से देखें तो ट्रंप जो है वो बार बार लगातार केवल नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जा रहे थे। मोदी ने कहा समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, हमारे 3 लोग जो हैं मारे गए, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुलनी चाहिए। मोदी ने कहा कि वहाँ पर सभी नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का इंतजाम इस समझौते में भी होना चाहिए, पीस डील का हिस्सा होना चाहिए, ताकि दुनिया के सभी देशों के जहाज़ वहाँ से बिना किसी अड़चन के गुजर सकें। आमतौर पर ट्रंप जो है वो अपनी बातचीत में बड़े बिगड़ैल से लगते हैं, कुछ भी कह दें, किसी भी नेता का अपमान कर दें, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने ये हमेशा थोड़े सभ्य तरीके से ही पेश आते हैं। और कल तो ये क्या शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे, मोदी को बिल्कुल फरिश्ता जैसा देखते हैं ये। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी देखिए कितने अच्छे दिखते हैं, और मैं लेकिन ये बड़े टफ नेगोशिएटर हैं, इनको जानने के बाद मैं बोलता हूँ। फिर बार बार वो कहने लगे कि ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भारत और भारत के लोगों से बहुत प्यार करते हैं ये, हम भी भारत से बहुत लगाव रखते हैं, सारी बातें। तो एक एक करके सुनाऊंगा आपको। पहला बयान ट्रंप का।
He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Right, remember? He did Namaste Trump. That was great. And we'll be going to India sometime in the future. कितनी मीठी मीठी बातें भी कर सकता है ये आदमी, ये केवल भारत के साथ जब बात होती है तभी करते हैं ऐसे। आगे देखिए साहब, एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, कहा कि सवाल हुआ कि आप भारत और अमेरिका के रिश्ते, डिफेंस रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हैं। उनका बहुत बढ़िया है, कभी अगर भारत पर किसी ने हमला कर दिया तो मैं खड़ा हूं, लेकिन अगर ये प्रधानमंत्री होंगे तभी, अगर कोई और प्रधानमंत्री होगा तो मैं वादा नहीं कर सकता। I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. हमारे घर वाले कहते थे पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, अमेरिका की दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। ये आदमी जो इतनी तारीफ करता है तो थोड़ा डर ही लगता है। अमेरिका से आगे ट्रंप साहब की दोस्ती तो उससे भी बहुत ही घातक है। क्या चाह रहे हैं ये? अभी डील पे क्या बात हुई वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या लगा आपको इस मीटिंग के बाद? नहीं, वो एक जनरल कर्टसी के तौर पे मैं उसको देखता हूँ, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका ने और ट्रंप साहब ने कोई बहुत अच्छा नहीं किया पिछले दिनों में। प्रधानमंत्री जी के लिए वो कई बार कहते रहे हैं कि वो उनके अच्छे मित्र हैं, तारीफ करते रहे हैं, और वो ना कहें तब भी भारत के लोग उनको पसंद करते हैं। इसमें भी कोई ट्रंप साहब के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि यदि प्रधानमंत्री को वो बहुत अच्छा अपना मित्र मानते तो उन्होंने भारत के लिए किया क्या? पिछले 2 साल से 1.5 साल से हम लोग ये सारे टैरिफ डील में उनके साथ फंसे हुए हैं, जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, तब भी हमारा नुकसान हो रहा है जी। ठीक है, फिर जो ये युद्ध हुआ उसमें जितना नुकसान भारत को उठाना पड़ा है, शायद उससे ज़्यादा नुकसान किसी को उस तरह से नहीं उठाना पड़ा। वो हमने अपने तरीके से उसको मैनेज किया। और अभी उन्होंने कहा कि भारत पर यदि कभी कोई हमला होगा, वैसे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, ट्रंप साहब की ज़रूरत नहीं है, उनको इस भरोसे में नहीं रहना चाहिए भारत पर हमला होगा तो अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी। और कब आए हैं ये बचाव में? हाँ, और कब बचाव में आए हैं। और मान लीजिए हमारा दुश्मनों में एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ उनको ये भी साफ करना चाहते क्या वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? भाई गीत तो इन्होंने पाकिस्तान की गाया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हाँ, तो फिर तो इसलिए उनकी बातों को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन ठीक है वो तो उस तरह से भी करते हैं। वो एक स्टेट हेड थे जिनके साथ उन्होंने सामने बदतमीजी की थी। ज़ेलेंस्की के साथ कर चुके हैं, मैक्रोन के साथ कर चुके हैं, कीर स्टारमर के साथ कर चुके हैं, कनाडा वाले के साथ, प्रधानमंत्री के सामने बेहतर तरीके से बड़े आदर से बात करता है, इसमें तो ये अच्छी बात है। सर एक अगला बयान सुना के आता हूं। अब ट्रेड डील पर क्या बोला? सवाल हुआ जी ट्रेड डील का क्या होगा? बोले हाँ बहुत जल्दी होगी, अच्छी डील होगी, बहुत जल्दी करेंगे। सुनिए। We had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. Thank you. कहना मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अब इस जो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया स्टेटमेंट है कि क्या हुआ मीटिंग में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें पॉइंट जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मोदी साहब ने तारीफ़ की उनके ट्रंप के एफर्ट्स की, जिनकी वजह से वेस्ट एशिया क्राइसिस में एक समझौता हो पाया है। उन्होंने कहा कि अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, वही कि नाविकों की आने जाने की सुरक्षा में होनी चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला होना चाहिए। अगले पॉइंट में कहा गया है कि टू लीडर्स रिव्यूड द सब्सटेंशियल प्रोग्रेस अचीव्ड अंडर द यूएस कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप को लेकर के एक समझौते पर उन्होंने आगे बात की है। फिर उन्होंने कहा है कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है उसकी प्रगति पर दोनों लोगों ने संतोष जाहिर किया है और अपने अधिकारियों से कहा है कि एक बैलेंस डील बनाएं जो दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, कमर्शियली मीनिंगफुल हो, और ये जल्द से जल्द करें। और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर जेमिसन ग्रियर
विल बी विजिटिंग इंडिया नेक्स्ट वीक। अगले प्रतिनिधि उनके जो वार्ता के हैं वो आएंगे अगले हफ्ते। और अंत में प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ट्रम्प रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग द इंडियो यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मोटे तौर पर इसमें एक ही लाइन है कि मोदी जी ने अपनी तरफ से ये कहा कि भाई हमारे लोग सुरक्षित रहने चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और डील के ऊपर ये कहा कि भाई जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लो। इतनी है मोटी बात। सर अब बोलिए। मैं ट्रम्प की बातों पर जो है ना, एक रामायण की एक पंक्ति याद आ गई थी, इसलिए उस समय बोलना चाहता था। तुलसीदास जी लिखते हैं, नवनि नीच के अति दुखदाई। नीच यदि वंदना करे तो बहुत कष्ट आने वाला है। मारीची जो है ना, और प्रसंग ये है कि मारीची जो है वो के पास रावण आया तो बहुत रावण ने उसकी प्रशंसा की, पहली बार प्रणाम किया। तो मारीची को लगा कि अब मेरा कुछ न कुछ तो बिगड़ने वाला है, कुछ न कुछ खराब होना है। और फिर आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, मामा था रावण का मामा था। तो पता ही है कि उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित तय करवा दिया। और आगे तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, भयदायक खल कै प्रियवानी। भयदायक खल, जो खल का वचन जो होता है ना, प्रिय वचन, बड़ा हमेशा नुकसानदायक होता है। चलें सर, तो जो आप बोले ना ट्रम्प का, हाँ। अब आप कल ही का आप देखिए, इंडो पैसिफिक कमांड था 2018 में, उन्होंने ट्रम्प के समय ही नोमेनक्लेचर चेंज किया था। इंडो पैसिफिक उन्होंने किया था, उसको यूएस पैसिफिक कर दिया, उसको यूएस पैसिफिक कर दिया। तो उसको भी एक तरीके से देखा जा रहा है स्ट्रेटेजिक एरिया में कि क्या क्वाड को लेकर के या इंडो पैसिफिक को लेकर के आने वाले दिनों में, जिसकी चर्चा हम कहानी कुर्सी में भी करते रहे हैं, क्या अमेरिका के मन में बदलाव आया है या नहीं आया। इससे अचीव क्या किया हमने? केवल एक रिश्तों में जो बर्फ सी जम गई थी वो ठीक हो गई, भाई दोनों लोग नहीं मिले थे, 1.25 साल से मिल लिए, थोड़ा सा एक मुलाकात हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसा आप भारी शब्द लेते हैं, हाँ नहीं, तो उसका किसने लिखा है? भारत सरकार। नहीं, उसका मतलब क्या होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएस के साथ? कि हम उनका सामान खरीदेंगे, हथियार। इसको सीधे शब्दों में बोला कीजिए। मैं जो आलोचना सुन रहा हूँ वो ये सुन रहा हूँ सर, इसकी इस मीटिंग के बाद जो रीड आउट आया है कि ये हुआ कि इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र नहीं है। ये बार बार इन्होंने जो झूठ बोला कि इन्होंने मीडिएट कराया इंडो पाक वॉर, ऑपरेशन सिंदूर में, उस पर ट्रम्प ने कुछ नहीं बोला। और तीसरा कि वीज़ा जो उन्होंने जो $1 लाख की फीस लगाई, इसको हालांकि उनके सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, उसकी बात नहीं की गई है। और चाइना को लेके और क्वाड को लेके कोई बात इसके अंदर नहीं हुई है। लेकिन मैं उसके जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको जवाब देने को वालों को भी कमेंट पढ़ रहा हूँ, कह रहे हैं कि भाई ये एक साइड मीटिंग थी, ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं थी। ये मीटिंग शायद कुछ 25-20 मिनट, आधा घंटा चली होगी, इस तरह की मीटिंग नहीं थी, तो इसमें इतने विषय आ भी नहीं सकते थे। क्या आ सकते थे? लेकिन बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, यही तो एक बड़ा विषय है। देखिए ये विषय महत्वपूर्ण है, इसको इस तरह से नोट करना चाहिए। विषय आने के लिए तो ये बैठक थी भी नहीं, और विषय आने के लिए बैठक होती तो जिस तरह की बातचीत ट्रम्प कर रहे हैं वो करते नहीं। नंबर 1 ये, नरेंद्र मोदी आज भी ट्रंप की सारे पैंतरेबाजी के बावजूद रंच मात्र भारत का हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं। नंबर 2 ये, जितना हमारे लिए अमेरिका का रिश्ता नाता रखना जरूरी है, क्योंकि ट्रेड सरप्लस कंट्री है, तो बिल्कुल हम रखेंगे और हम करेंगे, ये सब करना ही चाहिए, ट्रंप के लिए भी बहुत जरूरी है। और एक चीज और मैं कहूं, जो विजय जी ने कहा, क्योंकि विजय जी बहुत पहले से देखते रहे हैं, तो ठीक बात है कि भारत का अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक वही वाला था। लेकिन अब ऐसा नहीं है सर, अब तो अमेरिका में बिकने वाला हर आईफोन वो भारत में बना होता है, रणनीतिक तौर पर उसको लेकर। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। और जब हम कहते हैं क्या सिर्फ अमेरिका से हम हथियार खरीदें, ये भी ठीक नहीं है। अभी हमने रशिया के साथ सिर्फ हथियार खरीद बिक्री नहीं की है, रशिया के हथियारों को लाकर हमने अपना, जिसको कहते हैं ट्वीकिंग की है, अपने हिसाब से उसको तैयार किया है। तो भारत बड़ा स्पष्ट है। अब सवाल यह है कि जिन चीजों पर, विशेष करके रेयर अर्थ, विशेष करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विशेष करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, विशेष करके जिनको हम कहते हैं कि वर्ल्ड फोरम पर क्या ट्रंप को किसी का साथ मिलेगा, उस पर क्या अमेरिका भारत के साथ है? तो बिल्कुल है। उनको यह लगता है कि ट्रेड डील में हम अपनी चीज कैसे हासिल कर पाए, वहां मामला अभी भी अटका हुआ। मीटिंग से जो निकला और जो तस्वीरें दिखी और जो हासिल हुआ, पॉजिटिव, नेट नेगेटिव या जीरो? नहीं, जीरो तो नहीं कहेंगे, पॉजिटिव की ओर कहेंगे, लेकिन ये कह दें कि बहुत पॉजिटिव, जो नेट पॉजिटिव शब्द है, तो ऐसा भी नहीं। ठीक है सर, मैं जरा वो समझौते वाली खबर ही बता दूं समीर जी, फिर बताता हूं। अब साफ बात कर लेते हैं कि जो ईरान और उसका समझौता हुआ, अब यहां आपको ट्रंप की का दिमाग जो है वो कैसा है, ये आपको देखने को मिलेगा। और मैंने आपसे कहा था शुरुआत में
मौका मिल गया, ट्रंप बच गए, ट्रंप बाहर निकलने का मौका मिल गया। इजराइल तड़पता रह गया कि मत करो डील, मत करो डील। इन्होंने जबरदस्ती डील करके इजराइल को इग्नोर करके बाहर भागने का रास्ता निकाला। क्यों कह रहा हूं मैं, आप इनकी बातें सुनना। पहले तो ये अभी भी धमका रहे हैं, 14 पॉइंट में सब कुछ आ गया, न्यूक्लियर भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन कह रहे हैं कि अगर अभी भी कुछ गड़बड़ करेगा तो ये ना भूले कि मैं फिर बमों की बरसात कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं ट्रंप को। अभी भी वो दस्तखत करने के बाद भी वो भाषा सुनिए। उम्मीद करेंगे इट्स अमेजिंग व्हाट बॉम्ब्स कैन डू। अब अगला सवाल इनसे हुआ, बहुत ही मेरे जो वाला मजा आ गया सर, राष्ट्रपति की ग्रिलिंग देख करके। 6 मिनट का वीडियो है वो। रिपोर्टर ने पूछा, ये बताइए कि इस डील में आपने उनकी मिसाइल का क्या क्या लिखा, बैलिस्टिक मिसाइल का क्या लिखा? वो तो है ही नहीं इसमें। आपने अपने गोल्स में बताया था कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रखेगा। ट्रंप ने कहा बचा ही क्या है उनके पास, क्या बचा है? सब तो हमने मार खत्म कर दिए और बाकी पहाड़ों के नीचे दब गया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अरे देखो सऊदी अरेबिया के पास भी है, यूएई के पास भी है, तो इनके पास भी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। पलट गया आदमी, क्योंकि वो ईरान से मिसाइल पर कुछ नहीं लिखवा पाए। फिर लोगों ने पूछा अच्छा न्यूक्लियर का बता दीजिए, न्यूक्लियर में आपने इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या है जो बाइंडिंग है ईरान के ऊपर कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा? तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ, मैंने समझौता कर लिया। अब कल को वो मान लो नहीं मानता है, ऑनर नहीं करता एग्रीमेंट को, तो मैं क्या ईरान से कहूंगा चलो कोर्ट में चलो? क्या मैं उसको कोर्ट ले जा सकता हूं? मैं एग्रीमेंट को नहीं मानेगा तो हम मार ही सकते हैं ना, जैसे अभी मारा था हम तब मारेंगे। इसका मतलब उस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे ईरान परेशान हो, सर कुछ नहीं है उसके अंदर ऐसा। एक बयान सुनने सर मैं ट्रंप का, फिर आ रहा हूं आगे। नहीं बस इतना सुन लीजिए, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर जो इस बातचीत में शामिल थे उन्होंने लिखा है जो कुछ हम सैन्य तरीके से हासिल करना चाहते थे उससे कई गुना ज्यादा हमने बातचीत की मेज पे हासिल कर लिया। ये ईरान इसमें कोई दो राय नहीं। 28 लाख करोड़ रुपए देने का कंफर्मेशन इस 14 पॉइंट्स के हुआ। 1.5 पन्ने का जो ड्राफ्ट तैयार है उसके अंदर 28 लाख करोड़ रुपए आप दोगे, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सिर्फ 60 दिन के लिए फ्री में आवाजाही है, उसके अंदर मेंशन है सिर्फ 60 दिन के लिए फ्री में जाएगा, और 60 दिन के बाद ईरान तय करेगा उसके ऊपर क्या शुल्क लगाना है, कितना मिनिमम शुल्क लगाना है। तो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी फ्री नहीं कर पाए, 60 दिन के बाद ईरान उसके ऊपर लगाएगा। 28 लाख करोड़ रुपए आप उसको देने पे आपने सहमति, उसकी मिसाइलों को लेकर आपने कोई कंफर्मेशन ईरान से नहीं लिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जान छुड़ा के भागे हैं ना, निश्चित रूप से भागे, उनको निकलना था। और मुझे लगता है कि ये जो 14 पॉइंट जो समझौता रहा, अगर ये ईरान के पास जाता, इजराइल के पास जाता, तो इजराइल लिटरली ट्रंप साहब को गाली देते कि आप क्या समझौता करने जा रहे हो। फायदे में इतना लड़ने के बाद फायदे में कौन रहा? फायदे में मेरे ख्याल से दोनों ही बहुत उस तरह से नहीं रहे, लेकिन ईरान ने बताया कि वो एक दमदार देश है और अमेरिका जो बिगाड़ सकता था वो उतना नहीं बिगाड़ पाए। और ट्रंप साहब को लग गया कि भाई अब किसी भी तरह से ये काम यहाँ पर अब खत्म होना चाहिए। कई बार होता है ना कि अब चलिए हो गया जो हो गया, खत्म कीजिए इसको। उस तरह की स्थिति में नो विन विन सिचुएशन है ये कहना चाहिए जैसे समझौते में होता है विन विन सिचुएशन, तो ये तो कोई भी उस तरह से नहीं जीता है, सबका दोनों का बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वो भी माना जाए तब है। सौरभ जी, ट्रंप को मतलब समझना कितना मुश्किल है, कितने कमाल के आदमी हैं, और उनकी रणनीति सोचिए। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहाँ चला गया, जिनेवा में कह रहे थे साइन करेंगे, और उसे साइन कहाँ किया? यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ। आप उनकी रणनीति भी समझिए, मैसेजिंग भी समझिए। इस्लामाबाद वाले तड़पता रहेगा, खड़े वहीं हैं। ठीक, बहुत सारी खबरें थी। एक ताज़ा खबर से शुरुआत कर लेते हैं। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गौर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीर आप देख लीजिए पहले। यूं ही नहीं जाते अमेरिका के राजदूत कहीं भी, और ये तो बहुत मुंह लगे राजदूत हैं ट्रंप साहब के, मतलब ट्रंप साहब की आंख नाक कान हुआ करते थे ये। और इनको जब भारत भेजा गया था तभी ये माना गया था कि ट्रंप भारत को एक वरीयता दिखा रहे हैं, इनको भेज करके, इस लेवल के ऐसा आदमी जिसको इतनी आज़ादी है बात करने की ट्रंप से, उनको यहाँ भेजा गया। होम मिनिस्टर अमित शाह से उनकी मुलाकात हो रही है। शिष्टाचार भेटी कहेंगे इसमें, इस वक्त इससे ज़्यादा और तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कल मोदी जी की मुलाकात ट्रंप से, आज सर्जियो गौर की मुलाकात गृह मंत्री के साथ। समीर जी, निश्चित रूप से बड़ा डेवलपमेंट है, और अमित भाई से मिलना, मुझे लगता है अमित शाह जी से मिलना, गृह मंत्री अक्सर अमित शाह जी से मुलाकात होती नहीं है। अमित शाह जी से मिलना, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की कल ट्रंप साहब से मुलाकात हुई, आज हो रही है। कुछ इसके निहितार्थ होंगे, अभी सार्वजनिक नहीं हुआ, आने वाले समय में दिखेगा ये मुलाकात क्यों हुई अमित शाह जी से, और इसके परिणाम मुझे लगता है आने वाले समय में। इनके अलावा मंत्रियों से मुलाकात, मुझे शायद इनकी पीयूष गोयल से मीटिंग हुई थी। पीयूष गोयल तो इसलिए होती है कि वाणिज्य मंत्री है, वो पूरे ट्रेड डील के अंदर शामिल है। केवल शिष्टाचार मत मानिए, है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। शिष्टाचार नहीं है ना केवल, शिष्टाचार के बहुत निहितार्थ है, वो बाद में समझ में आएगा एक्चुअली क्या। एम्बेसडर जो है या तो फॉरेन मिनिस्टर के साथ
एक उसमें रहते हैं टच में, या अभी ट्रेड का चल रहा है तो कॉमर्स मिनिस्टर के साथ रहते हैं, होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात, और कल की मुलाकात के बाद, प्रधानमंत्री और ट्रंप साहब की मुलाकात के बाद, ये मुलाकात को केवल शिष्टाचार की मुलाकात के तौर पे मैं नहीं देखता। इसमें कोई मतलब अहम मुद्दा डिस्कस हो रहा है वो भी, और ये भी मान के चल रहा है कि भाई भविष्य का नेता कौन है, कौन भविष्य में है, तो अभी से मुलाकात का दौर जारी रखो, ये भी हो सकता है, उस दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा हो। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे। अच्छा, जब मार्को रूबियो आए थे तो वो कलकत्ता क्यों गए थे? मिशनरी जो है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, क्यों गए थे वहाँ पे? वो हर अमेरिका का आदमी जो आता है वो पहले कोई ईसाई जगह देखता है जाने की, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। सीधी पहले ओबामा भी जब आए थे तो यही हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ है भारत के अंदर जिससे उनको वहीं जाने के, दिल्ली जाए आकर के सबसे पहले वहाँ कोई क्या उसमें मैसेज है? अब आप, मुझे लगता है कि आप सब सही जगह पर आपने, एनजीओ के चंदे बंद हो गए हैं, और ये अच्छा खबर है, ये तो खबर है, अमेरिका में ये डिस्कस हुआ है, ये चंदे क्यों बंद हुए हैं। अब यही आप सही जगह आए हैं। जो अमेरिका का डीप स्टेट काम कर रहा था भारत के अंदर, जो ये जितने धंधेबाज क्रिश्चियन मिशनरियां हैं, ये धंधेबाज, मैं फिर कह रहा हूं, ये जितने धंधेबाज क्रिश्चियन मिशनरियां हैं, जो मणिपुर का है उसमें बैप्टिस्ट चर्च का कितना बड़ा रोल है, जो मिजोरम के अंदर जो है वो सुलगाने की कोशिश, भारत के अंदर क्रिश्चियन मिशनरियां, हम लोग तो इस्लामिक रेडिकल्स के बारे में बात करते हैं, इन धंधेबाजों के बारे में हम बात नहीं करते हैं। उस डीप स्टेट को एक्टिवेट करने की अमेरिका कोशिश कर रहा था। कई कांग्रेस ने जो इस बात पर एतराज जताया है, वहां चिट्ठी उच्ची लिखी है। हाँ, ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मैसेजिंग होगा। ये मेरे एजम्पशन ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो। एजम्पशंस में तो वो बात आएगी पहले दिमाग ठीक जगह पहुंचे जी। देखिए, एक तो ये है कि FCRA वाला मसला तो है ही है, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में चर्चा कम होती है, विदेश के लोग कम जानते हैं, क्योंकि अमित शाह जी तो विदेश जाते ही नहीं है और सीधे वास्ता भी कम पड़ता है। तो मोदी जी से ज़्यादा ही टफ नट टू क्रैक है, ये उनको समझ में आ जाएगा, सर्जियो गोर को भी समझ में आ जाएगा। जैसे ट्रंप को समझ में आया ना कि आप नरेंद्र मोदी को झुका नहीं सकते, तो यहाँ तो झुकाने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो पहली बात। दूसरा, जब सर्जियो गोर को हम देखते हैं तो जरा इसको थोड़ा सा अपना जो कहते हैं ना फ्रेम बड़ा कीजिए। सर्जियो गोर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये कार्यकाल अमेरिका भारत के रिश्तों का सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल हो। ट्रंप की मुश्किल ये है कि वो अपनी जिद, अपने अड़ियल रवैये के साथ चलते हैं, और उनको सर्जियो गोर जैसे लोग हैं जो उनके ब्लू आइड बॉय हैं, जो कभी कभी खींच लेते हैं। मेरा ये मानना है कि सर्जियो गोर भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात वो उसी तरह से है कि उनको भी पता है कि नरेंद्र मोदी के साथ, इस सरकार के साथ रिश्ते बेहतर करने हैं, तो उसमें एक पॉइंट और है, तो इसको इस तरह से भी देखना चाहिए। ओके, चलिए, लेकिन इंटरेस्टिंग मीटिंग, अब इसमें कोई खबर निकलेगी तो एक देखिए ना, तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, ट्रंप के नाम पर होगी हैदराबाद की एक सड़क। सर, वो राहुल जी ने कहा होगा ना, ट्रंप से डरते बहुत। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे आया, पता नहीं ये पहले हो गया था सर, मेरे ख्याल में ये पहले हो चुका है। आगे बात कर लेते हैं अब राहुल गांधी के कोटा दौरे की। कोटा क्यों मशहूर है हम सब जानते हैं। हम लोगों के परिवार में कोई ना कोई जरूर होगा जो कोटा या तो पढ़ा होगा या जाना चाहता होगा पढ़ने के लिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर, देश के बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, हजारों बच्चे, लाखों में भी संख्या हो सकती है, लाखों बच्चे, और वो वहां जाके पढ़ते हैं। तो अभी नीट का मामला चल रहा था, तो राहुल गांधी वहां गए। नीट का पेपर अभी 2-3 दिन के बाद होने वाला है, तो उस री एग्जाम से पहले वो कोटा पहुंचे। पहले इनको ट्रेन से जाना था, लेकिन गए फ्लाइट से, लौटे ट्रेन से हैं। वहां जाकर उन्होंने बहुत सारी बातें की। इन्होंने स्टेज पर, मैंने थोड़ा सा देखा था, पूरा नहीं सुन पाया। एक तो आरोप ये लग रहा है, ये देखिए ट्रेन की तस्वीरें में देख लीजिए साहब, लोग लोट हो रहे हैं मिलकर के। अशोक गहलोत से हाथ मिला रहे सर वो, अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत, हाँ अशोक गहलोत को छोड़ने गए ना, अशोक गहलोत स्टेशन पे छोड़ने गए। तो वहां इन्होंने कहा कि मुझे एक बच्चा ऐसा जो तैयारी कर रहा हो नीट की, एक बच्चा ऐसा जो जेईई की तैयारी कर रहा हो, एक बच्चा ऐसा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो। ऐसे इन्होंने 4-5 बच्चों को स्टेज पे बुलाया और फिर उनसे उन्होंने बातचीत शुरू की। अच्छा, तुम कहाँ से हो, तुम क्या बनना चाहते हो, कितने अटेम्प्ट हैं, ऐसे सबसे उन्होंने पूछा। फिर अंत में अब जो उनका वो था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज फ्लॉड, ये शिक्षा व्यवस्था जो है ये बेकार है, ये एजुकेशन सिस्टम हमारा सिलेक्ट नहीं करता, रिजेक्ट करने के लिए बनाया गया है। उसका उन्होंने बाकायदा डेटा दिया है, वो इन्होंने इस बात को प्रियंका गांधी ने भी पोस्ट किया, तो उसमें जो है हाँ, तो उसमें इन्होंने ये लिखा है कि ये इतने हजार में से इतने बच्चे जो है सिलेक्ट होते हैं
डॉक्टर बन पाते हैं, इतने जो है वो इंजीनियर बन पाते हैं और इतने जो है वो आईएएस बन पाते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो रिजेक्ट करने के लिए एग्जामों में बैठा जाता है, सिलेक्ट तो इतने ही होते हैं, 2 4 5 ही सिलेक्ट होते हैं। तो ये सवाल उन्होंने उठाया, आप सुन लीजिए जरा उन्होंने क्या बोला। This is stressful, this is unfair, and this is brutal. The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. That is the fact that we are facing. Right? Do you agree with this? You are facing extremely difficult odds. The system के पैसे सिर्फ इन 5 रास्तों से बनते हैं। यह मैं आपको नीट का उदाहरण देना चाहता हूं। अब मैं आपको पूरा आर्गुमेंट बताता हूं जो राहुल गांधी देना चाह रहे हैं। पहले तो जब ये वो पैसा वाला जो बात वो दिखा रहे थे ना, हाँ अब ये मुझे मेरे हाथ में आ गया, आज सही पोस्ट प्रियंका जी ने इसी प्रोग्राम को बताया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इन 5 इम्तिहानों की कोचिंग के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, इस टाइप की 5, उन्होंने कहा केवल ये 5 ही लोग एवेन्यूज हैं क्या, और क्यों नहीं है? इससे हम सहमत हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस सिस्टम के लिए, केवल नीट के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, वो बच्चे इस सिस्टम को तैयारी में वो 22 लाख बच्चे 1.32 लाख करोड़ रुपया दे देते हैं तैयारी के नाम पर। कोचिंग की फीस, रहने की फीस, खाने का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, ये सब मिला के उन्होंने पता नहीं कैसे जोड़ा 1.32 लाख करोड़ केवल नीट बच्चे जो हैं वो इस व्यवस्था को दे रहे हैं। इंडिया का टोटल एजुकेशन बजट है 1.4 लाख करोड़, तो बराबर है, मतलब एक नीट के बच्चे 22 लाख बच्चे जितना खर्चा कर देते हैं उतना तो भारत का कुल एजुकेशन बजट है, ये उन्होंने कहा। और ये वो आर्गुमेंट बना रहे हैं। और राहुल गांधी इसके अलावा कहते हैं कि अगर आपके इस व्यवस्था ने आपके सपने तोड़े हैं, पेपर लीक ने, परीक्षा में धांधली ने, महंगी फीस ने, अगर आपके परिवार ने आपकी पढ़ाई के लिए जीवन भर की कमाई लगा दी, तो हमारा ये कार्यक्रम आप सुनिए। ये बात वो कह रहे हैं। सर बताइए कि ये लूट के लिए बनी है ये व्यवस्था। एक बात मुझे बताइए, तो ये शिक्षा व्यवस्था बनाई किसने थी? इनके तो दादे, नाने, परनाने, उन्हीं लोगों की तो दी हुई है शिक्षा व्यवस्था। परिवर्तन आया है। नरेंद्र मोदी ने जो 2020 के अंदर जो नई शिक्षा पद्धति लाई है, वो हैंड्स ऑन लर्निंग की बात करता है, रिसर्च की बात करता है, रिसर्च को ग्रास रूट तक ले जाने की बात करता है। वो कभी नहीं कहता कि आप डॉक्टर, इंजीनियर बन जाइए, लेकिन इनके ज़माने में तो यही था। इन्होंने, इनकी विरासत में तो डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, तो बाकी तो आपने पढ़ाई ही नहीं किया। पहले लोग तीन ही लोगों को तो दहेज मिलता था, या तो आईएएस हो जाए, या तो डॉक्टर हो जाए, चौथा भी या डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, आईएएस हो जाए, या चौथा दरोगा हो जाए। तो ये 4 लोगों की थी। बाकी लोगों के दहेज का रेट बहुत कम हुआ करता था। हम लोगों को प्रोफेसर वैसे को कोई पूछता था क्या? कोई भी नहीं पूछता था। हम बता देंगे, पर्सनली बताइएगा तो बताएंगे कि दहेज में कितना मिला था। मूल बात पे आ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने आगे भी बोला कि ये रिजेक्शन है, हम मास लेवल पर बात करते हैं भाई साहब। 20 लाख नहीं, 50 लाख लोग हायर एजुकेशन पोर्टल हर साल ज्वाइन करते हैं। 3 कंट्री के बराबर ये हो जाता है, जहां 3-4 कंट्री मिल जाए जहां स्टूडेंट हायर एजुकेशन पोर्टल ज्वाइन करते हो, वहां अकेले इंडिया ज्वाइन करता है। तो ऐसे में रिजेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? वो तो कोई भी हर सिस्टम में होता है, ऐसा ही होता है। हर सिस्टम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो रिजेक्शन होता है। लेकिन राहुल गांधी ने कभी कंपटीशन दिया है क्या? अच्छा, इसका जो कह रहे हैं नहीं, कोई कंपटीशन नहीं दिया, कोई नहीं दिया है। जो एडमिशन भी हुआ था सेंट स्टीफेंस में ना, वो किस कोटे से हुआ लेकिन था? सवाल ये है कि इसका आबादी बढ़ रही है तो आप क्या करोगे? देश में इतनी मेडिकल की सीटें थी, मेडिकल की सीटें बढ़ाओगे। नहीं, मेडिकल की सीटें बढ़ाई है, इतनी एमबीए की सीटें थी, इतनी इंजीनियरिंग की सीटें थी, उनको आप बढ़ा दोगे तो। लेकिन आबादी भी तो बढ़ रही है ना, वो अनुपात तो उसको मेंटेन करना बड़ा कठिन काम भी है, और उतनी खपत होनी चाहिए सिस्टम में। सौरभ जी, जो नेहरू जी अंग्रेजों का सिस्टम लेके आए थे कि नौकरी करेगा नौकर होगा, सरकार चलेगी, उसी ने इस देश का बेड़ा गर्क किया। इन्हीं के घर परिवार के लोग जो व्यवस्था लेकर आए थे, उसी ने बर्बादी की है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि जो शादी ब्याह भी होता था तो डॉक्टर, इंजीनियर है या आप आईएएस पीसीएस बन जाइए, और कोई नौकरी तो होती ही नहीं थी। लेकिन सवाल ये, क्या इससे कोई भी देश बड़ा बन सकता है? जिन देशों की बात होती है वो कैसे बड़े बने? उनके यहाँ लोगों ने खुद से रोजगार तैयार किया,
उनके यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आई, उनके उद्योगपति ऐसे बड़े फैक्ट्री, बड़ी कंपनियां जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दुनिया में कहा जाता है वो किया। अब एक आंकड़ा ये कह रहे हैं कि 3000 में से सिर्फ 180 डॉक्टर बन पाते हैं। मोदी जी के आने के पहले सिर्फ 90 बन पाते थे। वही तो मैं कह रहा हूं, आपको बड़ा ही मतलब समझिए इसको 3000 में। दूसरा, जब ये कहते हैं एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन वाज ओनली 23%। जब ये कहते हैं कि रिजेक्शन सिस्टम है, तो जरा आप सोचिए ना कि राहुल गांधी तो कुंडली मार के बैठ गए हैं, वहां टिकट तो किसी को नहीं मिलेगा। कितने लोगों ने रायबरेली से भरा, सबको रिजेक्ट कर दिया राहुल गांधी ने। पूरा कांग्रेस का सिस्टम ही रिजेक्शन का है। अब कितनी मतलब ये बात कितनी खराब है कि आप सिस्टम को ठीक करना है, बिल्कुल ठीक बात। सिस्टम में सवाल उठा रहे हैं, फिर कह रहे हैं लाखों रुपया एक बच्चे का परिवार खर्च कर देता है, तुम पेपर एक लीक करा लाइन देते उसके हो। आगे की बात, वो उस कोटा में जाकर कर रहे हैं जहां सचमुच कोचिंग संस्थानों, आप कोचिंग के खिलाफ बोलिए ना। अरे कल ये अच्छा याद, मूल बात जो है, आरोप दोनों तरफ के ये लग रहे हैं। कांग्रेस कह रही है, सर कांग्रेस ये कह रही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को धमकी दी गई है सरकार की तरफ से कि कोई नहीं जाएगा राहुल गांधी की सभा में। तो क्यों कोचिंग की जगह गए? बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कोचिंग वालों को डरा धमका के बच्चों को यहां नहीं, मैं तो कह रहा हूं कोचिंग वालों ने स्पॉन्सर किया होगा, वरना कोटा जाने कोई तुक है इस व्यवस्था से लड़ने की। सर मैं एक लाइन से बोल रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी की पिछले 14 साल के अंदर, 12 साल के अंदर जो पॉलिसी रही है, जो एम्पावरमेंट है, स्टार्टअप है, ये सब क्या है? लखपति दीदी है, एम्पावरमेंट। अरे कभी उसके बारे में कभी सोचा था क्या इन लोगों ने? कभी एजुकेशन की बात। हाँ सर, नहीं, एजुकेशन पे जो सवाल उठा रहे हैं वो मौजूद सवाल है, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा सवाल नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया जिंदगी रिजेक्शन पर चलती है ना। सिलेक्शन का मतलब ही रिजेक्शन होता है। कहीं भी रहें, किसी भी सिस्टम में रहें, वो इलेक्शन के टिकट्स का मसला हो, पार्टी में जनरल सेक्रेटरी का मसला हो, कोई नया सिस्टम बनाना हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, रिजेक्शन इलेक्शन, उसको आप बोलने में एक अच्छा लगता है। लेकिन क्या हम नए सिस्टम पर जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे? और एक तो कोई एक दिन आप कोई लिमिट बना दीजिए कि भाई अब नेहरू जी के बाद इसके बाद नहीं होगी। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, 1970 के बाद की ये डेडलाइन है, उसी 1950 की है। तो जब नेहरू जी का काम खत्म हो जाए तब हम देखें। और अभी बात हुई R&D को लेकर के, बहुत सरकार जो है कमाल कर रही है। दुनिया में सबसे कम R&D पर हम खर्च कर रहे हैं, 0.6% ऑफ GDP। इजराइल जैसा देश 6% खर्च कर रहा है, चाइना जैसा देश 3% खर्च कर रहा है, जापान जैसा देश 4% खर्च कर रहा है। तो R&D पे खर्च नहीं करेंगे और कहेंगे कि हम स्टार्टअप चला रहे हैं। स्टार्टअप बिना R&D के थोड़ी चलते हैं। और इसमें कोई सरकार का मसला नहीं है, ये देश का मसला है, देश की सोच का। हर विकसित देश में, अमेरिका में खास तौर पे R&D पे जो खर्च होता है सर, मूलतः वो खर्च प्राइवेट सेक्टर करता है। बिल्कुल। हाँ, तो गवर्नमेंट प्राइवेट पैसा ही नहीं, सरकार की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं देश की जो व्यवस्था है उस सिस्टम में हमारे पास नहीं। राहुल गांधी कोई सोल्यूशन नहीं देते ना, ये भी तो बात है। राहुल गांधी के पास तेलंगाना है, कर्नाटका है, उनके पास जितनी स्टेट है, आप गजब परिवर्तन करके आप एक अल्टरनेटिव सिस्टम लेकर के आ जाते हैं। इस सरकार में आप बता रहे हो कि नीट के बच्चों के परिवार उनकी तैयारी में जितना खर्च कर देते हैं उतना भारत का पूरा एजुकेशन बजट है। देखिए उसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये बहुत लेकिन आप एक मॉडल दें वो अच्छी बात है। प्राइवेट लोग कोचिंग करा रहे हैं अपने बच्चों को, किया जो मुझे बता। आप किसकी गलती बता रहे हो? इसमें किसकी गलती है? वही कह रहा हूँ ना कि वो सब, मैं देश के तौर पे कह रहा हूँ। और आप एक मॉडल देते हैं कि भाई हम मॉडल यहाँ पर कम से कम एक स्टेट में इस मॉडल को लागू कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन जो है ना बहुत सीरियस इशू है, और ये सिर्फ नेहरू जी को से लेकर नहीं हो रहा। हाँ, इसमें मतलब ये नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी ने कहा तो नहीं सुनेंगे और बीजेपी कह रही है राहुल गांधी नहीं सुनेगा। ये तो फैक्ट है, मेडिकल की कितनी सीट थी पहले, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है बहुत गंभीर समस्या है देश का युवाओं को लेकर। मुझे लगता है कि सरकारों को और विपक्ष को भी बहुत गंभीर होना चाहिए। बहुत बड़ी है सर, फर्क पड़ा है। आप कैसे कह रहे हैं कोई भी फर्क नहीं है? सरकारी कॉलेज में एडमिशन की फीस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपए में एडमिशन हो रहा है। सर अब मैं उससे भी बुनियादी चीज पे जाता हूं, ये मेडिकल कॉलेज, ये परेशानी है, ये सरकार की परेशानी है। अच्छा एक सवाल आपने कभी आपने सोचा क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज खोल देते हर जगह पे? हो जाएगा हर बच्चा भर्ती, हर जगह खोल दो, हर जिले में 3 खोल दो। खोल सकती है सरकार, बिल्डिंग बना सकती है, डॉक्टर कहां से लाएगी पढ़ाने वाले? नहीं, पढ़ाने वाले डॉक्टर कहां से आएंगे? सिस्टम को बेहतर करने का काम, लेकिन उसको राहुल गांधी प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज एजुकेशन सिस्टम को खारिज करना, वो बात मैं कह रहा हूं। एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ किया जाना है और इस सरकार को बहुत कुछ करना जो नहीं किया है। चले एबीवीपी नारा लगाता रह गया है, बात सही है, 100% शिक्षा व्यय हो 10%, ये नारा लगता है। लेकिन जो काम मेडिकल के क्षेत्र में इस सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, न भूतो न भविष्यति है। 100% सीटें बढ़ गई, 10 थी तो 20 हो गई एमबीबीएस और एमडी की। चलिए ठीक,
ठीक। राबड़ी देवी जी घर खाली कर रही हैं अपना, बड़ी खबर है, देश के लिए राहत की खबर भी है, क्योंकि उन्होंने पहले मना कर दिया था हम सरकारी घर नहीं छोड़ेंगे, सिक्योरिटी भी वापस कर दी थी। अब वो घर अपना खाली कर रही हैं, क्या पता बता दें सर? हार्डिंग रोड में जा रही हैं। हाँ, अब वो सरकारी आवास से उनका सामान वामान निकाला जा रहा है। कल उन्होंने खबर ये आई थी कि एक कमरा बनवा दें, अगर वो लालू जी के लिए वो एक कमरा और बनवा दें, जो नया घर उनको दिया गया। हो सकता है सरकार ने मान लिया हो। सिक्योरिटी कमी थोड़ी सी घटाई थी सरकार ने, तो उन्होंने सिक्योरिटी वापस ही कर दी थी। उस पर सरकार का जवाब आया, मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि अगर इस परिवार के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो जाए सिक्योरिटी को लेकर के, तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि ये लोग जानबूझकर नहीं ले रहे हैं सुरक्षा, सरकार सुरक्षा देने के लिए तैयार है। लेकिन पूरे परिवार ने सुरक्षा वापस कर दी है। कोई बात नहीं है, आप क्या करिएगा, आज हम ही वापस कर देंगे, मदन साहनी जी वापस कर देंगे, तो क्या करिएगा इसमें? सरकार मतलब सुरक्षा वापस करने से कि हमको ना देखना है कि हमको, इसका मतलब वो लोग अपने आप को, सरकार ऐसा, अब हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत हो गया है कि उनको लगता है कि अब सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। वही होंगे। समीर जी घर खाली हो गया लेकिन सुरक्षा नहीं है। नहीं, घर तो खाली करना था, मैसेज चला गया था कि अगर आप घर खाली नहीं करोगे तो सरकार फिर ज़बरदस्ती मकान खाली करा लेगी। और मुझे लगता है कि वो समझ गए थे कि भाई सरकार ने तय कर लिया है और आपको एक बड़ा बंगला मिला है, तो आखिर में तय हो गया, आप सुरक्षा भले ही मत लीजिए। और आप नीतीश कुमार पे आरोप लगाओ कि नीतीश कुमार करवा रहे हैं। लालू प्रसाद तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने घर खाली करवाया, नीतीश कुमार के कहने में हमारी सुरक्षा कटौती हुई है। बहुत बेहतर सुरक्षा मिली है और बहुत बेहतर मकान आपको मिला है। हार्डिंग रोड का मकान मिला है, 8 कमरे हैं उसके अंदर, 8 बेडरूम का कमरा है, रहने वाले 4 लोग हैं। तेजस्वी के पास अलग मकान है, मीसा भारती के पास अलग मकान है, तेज प्रताप अलग रहते हैं। इतने बड़े मकान का लेके क्या करोगे आप? 8 बेडरूम के मकान पे अगर लालू प्रसाद नहीं रह सकते तो भगवान मालिक है। सारी जिंदगी फ्लैट में रहना आदमी यही समझ सकता है कि बंगले में क्या क्या चीजें चाहिए होती है, कैसे पता आपको? सर बात ये अपनी हैसियत से बोल रहे हैं ना। लेकिन यदि आप प्रोग्राम खत्म कर रहे हो तो मैं समीर जी से निवेदन करूंगा कि जब सपने से शरद पवार जी जाग गए तो क्या हुआ वो कल बताएं। अच्छा ठीक है सर, आज समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।